तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स नवरात्रि में एक 9 डे का फ्री ओपन सेशन कंडक्ट कर रहा है। कोई भी कैंडिडेट इसको ज्वाइन कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। एंड डेली बाइट्स के ओपन मीट का मतलब कि सेशन एकदम पूरा कंप्लीट ओपन होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट लिंक आपके पास गूगल मीट का ग्रुप में आएगा, आप उस पर क्लिक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आप सबने यहाँ ज्वाइन कर रखा है। एंड पहले कुछ बातों को हम समझेंगे, उसके बाद ये एकदम ओपन डिस्कशन होगा। डायरेक्ट आप अपना माइक ऑन करके जो भी आपके डाउट एंड क्वेरी हैं आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली 9 डे के सेशन में डे 1 पर हम लोगों ने टीचिंग जॉब्स पर बात किया और वहाँ पर हम लोगों ने पीजीटी के रिगार्डिंग थोड़ा चर्चा ज़्यादा किया और ईएमआरएस पर चर्चा किया। एंड आज 23 सितंबर के सेशन में भी आज हम टीचिंग जॉब पर बात करेंगे एंड टीजीटी पर बात करेंगे। आज हमारा फोकस टीजीटी को लेकर ज़्यादा रहेगा। डे 3 को हम लोग प्राइवेट टीचिंग जॉब्स के रिगार्डिंग समझेंगे, क्योंकि ऑफन बहुत सारे स्टूडेंट्स जब टीचर एजुकेशन के फील्ड में डिग्री वगैरह परस्यू करते हैं तो वो अपना पूरा एजेंडा, पूरा अपना ध्यान केवल गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से लगाए रहते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइवेट टीचिंग जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को भी फोकस पॉइंट में रखेंगे। डे 4 होली एंड सोली डेडिकेटेड टू ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बीएड एंट्रेंस एग्जाम डेली बाइट्स। यहाँ पर हम केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। फिर 26 सितंबर को हम लोग जो भी डिस्टेंस से लोग डिग्री परस्यू करते हैं, 2 डिग्री है या फिर एक साथ में कौन कौन सी डिग्री का कॉम्बिनेशन लेना ठीक रहेगा, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। डे 6 पर हम लोग लाइब्रेरी साइंस पर चर्चा करेंगे, पुस्तकालय विज्ञान पर चर्चा करेंगे, मोस्टली बीएलआईएस पर चर्चा करेंगे। एंड देन डे 7 सीटेट एंड स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम पर बात करेंगे। जिसे आप देखोगे रिसेंटली जो ईएमआरएस का वैकेंसी आया है वहाँ पर कोई अगर सीटेट नहीं पास है तो नॉट एलिजिबल है। मतलब सीटेट नहीं पास का मतलब ये है कि अगर तुम अपने स्टेट का टेट पास किए हो तो भी तुम नॉट एलिजिबल हो, वहाँ पर सीटेट ही पास होना चाहिए। तो खैर ये सब हम लोग डे 7 पर चर्चा करेंगे। फिर डे 8 पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यार, ये सब कुछ जो तमाम डिग्रियाँ आप ले रहे हो, जो भी पढ़ाई वगैरह आप सारा कुछ कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने करियर का सारा प्लान गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से बनाओ। अगर आपको ये बात ज़रूरी है कि नहीं है, इस बात का अगर आपको एहसास नहीं होता है तो ये गवर्नमेंट का डेटा है, सरकारी विभाग का डेटा है ये, कि आउट ऑफ 100 केवल 1 बच्चा कोई ऐसा होता है जो किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होता है। एंड ऐसा नहीं है कि अच्छा है गवर्नमेंट जॉब की बुरा है, बात यह है कि पूरा एकदम एक भीड़ खड़ा है कि नहीं हमको यही करना है। तो इन दैट केस आपको ये चीज़ समझना होगा कि जहाँ पर 100 में 1% का सिलेक्शन रेशियो है, वहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स होने चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी ले जाए, स्वरोजगार की तरफ भी ले जाए। और हम डे 8 पर जॉब रेडी स्किल, बिजनेस रेडी स्किल के रिगार्डिंग बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जो हमको विद टाइम सीखना चाहिए, जो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करती हैं। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। जरूरी ये है कि आप मतलब करियर में सक्सेसफुल रहिए, आप एक हेल्दी वेल्दी लाइफ जियो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मिनिमम ठीक ठाक आपकी इनकम भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप स्वयं भी रास्ता बना सकें, और उसके लिए आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके प्रोफेशनल स्किल्स, आपके टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, आपके बेसिक जो है कम्युनिकेशन में जो है जो बेसिक बिजनेस डील एंड जो भी मनी का अंडरस्टैंडिंग है, इन सब चीज़ों पर आपको होना चाहिए, जो कि हम डे 8 जॉब या बिजनेस रेडी स्किल पर चर्चा करेंगे। एंड देन ऑन डे 9 विल डिस्कस अबाउट ऑनलाइन टीचिंग, जो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, ऑनलाइन ट्यूशन वाले लोग हैं, यूट्यूब टीचर, इन सब सारी चीज़ों पर समझेंगे। क्योंकि देखिए यार, स्कोप तो सभी फील्ड में है, ठीक है, स्कोप सभी फील्ड में है। सबसे पहला चीज़ तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा और उस पर्टिकुलर फील्ड में ढंग से रास्ता बनाना होगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग बस सोचते हैं कि ऐसा चलो ठीक है, किसी तरह करके बीएड का डिग्री ले लेते हैं और धोखे से धक्के से कैसे भी करके बस सीटेट पास कर लें और एज इफ सोचते हैं कि टीचर ही बन जाएंगे। मतलब देखो यार, ऐसे केसेस में होता क्या ना कि आप टाइम भी देते हो और निकलता भी कुछ नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कहीं ना तो कहीं जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे होते हैं वो बड़ा गलत रहता है। एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि सोसाइटी में किसी को देख लिए हैं, कोई 2 लाख रुपए दे के कहीं से कोई डिग्री वगैरह ले रखा था, बीएड का कुछ ऐसा वैसा ले रखा था, 3-5 उसने कर रखा था। आपको लगने लगा कि अच्छा हम भी ऐसे ही कर लेते हैं और फिर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर लेंगे और हो जाएगा। देखिए, ना तो उतनी गवर्नमेंट जॉब रह गई हैं। पहले तो गवर्नमेंट जॉब एक डेप्रिसिएटिंग एंटिटी है। पहले जितना सीट आता था उतनी सीटें नहीं आती हैं, सीटें मल्टीपल टाइम घट गई हैं। एंड पढ़ने वाले, वो डिग्री लेने वाले लोग मल्टीपल टाइम बढ़ गए हैं। तो आप हमेशा डिग्री लेते समय ये चीज़ सोचिएगा कि महज डिग्री रखना नौकरी के लिए पर्याप्त नहीं है।
बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आना चाहिए, बहुत से ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं, बहुत से ऐसा काम है, बहुत सारा ऐसा हुनर है जो आपको आना चाहिए। इसी टीचिंग सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले क्या होता था, जब तुम स्कूल जाते थे वहाँ एक मास्टर जी होते थे, ब्लैक बोर्ड होता था, पढ़ाते थे। विद टाइम देखोगे स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, हर 5 साल 7 साल पर काफ़ी कुछ चेंज हो गया। स्कूल्स में आप जो पहले पढ़ाई करते थे, अब देखिए पढ़ाई करने का तौर तरीका कितना बदल गया है। यहीं पर आप देख लीजिए, आप डेली बैट्स के वेबिनार मीट में ज्वाइंट हो, क्या जस्ट 5 साल पहले, जस्ट अभी 2019-20 के अराउंड कभी हम लोगों ने सोचा था कि हम इस तरह से बार बार गूगल मीट पर सेशन ज्वाइन करके चीज़ें डिस्कस करेंगे, नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये सारी चीज़ें ना विद टाइम आपको बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी भी देती हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लोर तभी कर पाओगे जब आप भी इस रूढ़िवादिता से हटोगे कि नहीं नहीं टेक्नोलॉजी तो हो रहा है, लेकिन हम केवल जोमेटो, ब्लिंकिट पर ऑर्डर करना और गोइबीबो पर होटल बुक करना और यूट्यूब पर वीडियो देखने तक सीमित रहेंगे, या व्हाट्सएप पर चैट करने तक सीमित रहेंगे। मतलब यार तुमको ये भी देखना होगा ना कि ये जो व्हाट्सएप पर हम चैट कर रहे हैं इसमें मेरे लिए क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ये जो इंस्टाग्राम पर हम फोटो और रील डाल रहे हैं इसमें मेरे लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये जो हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं इसमें मेरे लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये जो तमाम ऑनलाइन टीचिंग है, जॉब है, इसमें मेरे लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ना कि आप सभी अपॉर्चुनिटीज़ को किनारे करके कह रहे हो कि नहीं नहीं हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जोमेटो है तो इस पर मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। जोमेटो पर केवल यही अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हाँ भाई बैठ गए हैं, 4 बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं किसमें डिस्काउंट कूपन लग जाएगा, और हाँ ठीक है रोटी के साथ मोजिटो फ्री मिल रहा है तो वही सही, फ्री है तो ऑर्डर कर लो, ठीक है, बिना समझे कि रोटी को मोजिटो में डुबोएंगे या क्या करेंगे, ठीक है। तो मतलब लिटरली लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं। मेरा कहने का सेंस है कि जो तमाम चेंजेस आ रहे हैं इसमें आप भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करो, और इस अपॉर्चुनिटी को आप तभी तलाश कर पाओगे जब आप इस माइंडसेट से भी बाहर निकलोगे। अदरवाइज लोगों को है कि अच्छा ठीक है ये सारी चीज़ें जो बनी है वो हम अपने फैसिलिटी के तो लिए यूज़ करें, लेकिन हम सिक्योर्ड हो जाएं, हमको किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और फिर हम अगले को ज्ञान देंगे कि प्राइवेट जॉब में कितना स्कोप है, बिजनेस में कितना स्कोप है, फिर हम ये सब समझाएंगे, ठीक है। तो ऑफन लोग ऐसा कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा देखिए ये चीज़ें समझने का जरूरत है आपको कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें। और हाँ, अभी मैं टीजीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करूंगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्यों बात कर रहे हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वो चीज़ नहीं करना है। देखिए मैं वापस से इस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूं, मुझे बार बार इस बात पर डिस्क्लेमर देना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आई एम बीइंग अगेंस्ट टू योर ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, या फिर आपको वो करना है केवल। मैं कह रहा हूं कि उस पर साल, 1.5 साल, 2 साल, मैक्स टू मैक्स 2.5 साल तक आपने तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, कुछ समय दिया, कुछ उस नाम पर 1-2 डिग्रियां ली, उतना पर्याप्त है। उस पर पंचवर्षीय योजना बना के दिल्ली, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, पंचवर्षीय योजना, सप्तवर्षीय योजना, अब तो 10-10 वर्षीय की योजना बना दी है लोग गवर्नमेंट जॉब के नाम पर। ये चीज़ आपको नहीं करना है। थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से बैठोगे तो आपको ये भी एहसास होगा कि कोई नौकरी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब 35 साल में मिल भी जाए तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं बन रहा है। तुम इमेजिन करो तुमको 35 साल में गवर्नमेंट जॉब मिले, तुम आगे अपना कितना दिन तक जीवन उम्मीद करते हो, ठीक है। शादी, विवाह, बच्चे, मतलब तुम्हारे जीवन के नाम पे तो कुछ बच ही नहीं रहा उसमें यार। कहने का मतलब है कोई चीज़ है ना तो वो भी आपको सही समय पर मिलना चाहिए, ठीक है। अब तुम बुढ़ापे में तुमको मैं बिरयानी और चिली पोटैटो, चिली पनीर और क्या कहते हैं मटन हांडी और ये सब ले आके तुमको बुढ़ापे में 65-70 साल पर दूँ, ये लो आइसक्रीम खा लो और ये है वो है, ये कह के कि तुम बुजुर्ग हो गए, 70 साल के तुमको पेंशन मिलता है, तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुमको ये समझा के मैं ये सारी चीज़ें दूँ, अरे भैया शरीर में दर्द कर रहा है, किसी को शुगर हो गया है, कोई बीपी हो गया है, फिटनेस का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए उस समय आप उन चीज़ों का भोग विलास कर सकते हो। तो कहने का मतलब जो चीज़ें हैं ना वो भी आपको सही उम्र में भी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसका भी एक टाइम होता है, आपको सही उम्र में मिलना चाहिए। तो देखो अगर आप अपने आप को ना ऑप्शन में रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आपको दिक्कत होगा। जैसे मान लो डेली बाइट्स बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर प्रिपेयर कराता है। इनफैक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखोगे, अगर कोई डेली बाइट्स को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा है तो जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेली बाइट्स उसका ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बीएड की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैं भी इतने समय से सीखा और देखा हूँ, जो बच्चा केवल और केवल किसी एक यूनिवर्सिटी को फोकस कर रहा होता है ना, 99% है कि उसका नहीं हो रहा होता उसमें, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब सवाल है तुम कब समझोगे ये बात। जब तुमको मैं आज कहूँगा प्रिपरेशन से पहले, तुम तब समझोगे कि जब फेल हो जाओगे तब समझोगे। क्वेश्चन बस ये है,
क्योंकि वक्त तो आपको समझाएगा, आप मेरी बात नहीं समझोगे, आपको वक्त समझाएगा, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा आत्मचिंतन कर रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा ये बात। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं कि नहीं नहीं सर हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीएड करना है, वही मेरा टारगेट है। लेकिन ये बिना समझे कि अरे यार तुम ये कह रहे हो कि हमको उस लड़की से प्रेम है, हमको कैटरीना कैफ से ही जो है प्रेम है। अब यार अब वो विक्की की हो गई, अब उसने डाल दिया इंस्टा पर अपडेट कि वेरी सून दे आर गोइंग टू हैव अ बेबी, बट तुम कह रहे हो नहीं नहीं हमको वही पसंद थी। गड़बड़ बस यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन है, नहीं नहीं मेरा मतलब पहला और आखिरी प्रेम वही है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को इस हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाइए, इस हिसाब से डाइवर्स बनाइए कि अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस को समझिए, और बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब की, बस एक ऑप्शन है वो। ठीक है, और ये जो तमाम रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह उसी को समझने के लिए। ठीक है, जब तक आप अपने आप को मेंटली डाइवर्स नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ इस सेशन में इसलिए बैठे हो क्योंकि 12th पास हो, 10th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीएड कर रखे हो, बचपन से यहाँ पे आते जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई हैं। तो जो आपने अपने लर्निंग की आधारशिला रखी है, जो आपने अपने लर्निंग की आधारशिला रखी है कि तुम पहले 10th पास किए, फिर तुम 12th पास किए, फिर तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर तुमने बीएड वीएड कुछ ऐसा वैसा किया। ठीक है, जो भी आपने अपनी पढ़ाई की आधारशिला रखी है, इस आधारशिला में ना कहीं भी आप कुछ भी ये सोच के बहुत ज़्यादा नहीं किए हो कि अच्छा पढ़ाई इसलिए करना है कि कुछ सीखने को मिलेगा, घर वाले इस हिसाब से पढ़ाए हैं कि जल्दी से जल्दी इसको नौकरी मिल जाए किसी तरह से। तो ये सारा कुछ करने के बाद ना एक ही चीज़ निकलता है कि गवर्नमेंट जॉब। दूसरा कुछ और तुम सोच ही नहीं पाओगे, तुम्हारा दिमाग तुमको सोचना ही नहीं देगा, तुमको लगेगा यही दुनिया का सत्य है। तो कहने का मतलब है जो भी बाकी की डाइवर्स बातें मैंने की कि आपको सीखना है प्राइवेट टीचिंग जॉब क्या है, ट्यूशन क्या है, तमाम ऑनलाइन बिजनेसेस क्या हैं, जो तमाम क्या कहते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो सब समझने के लिए भी ना एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है जो आपको देना होगा। तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नाम का भी कोई चीज़ है। ठीक है, अच्छा कोई बिजनेस नाम का भी चीज़ है, कोई गूगल मीट नाम का भी चीज़ है, कोई यूट्यूब नाम का भी चीज़ है, कोई ऑनलाइन ट्यूशन नाम का भी चीज़ है। ये सब तुमको तब समझ में आएगा जब यहाँ जब इस बिजनेस का, इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, इसका भी तुम 10th 12th यूजी पीजी करोगे, तब तुमको ये बात समझ में आएगी। लेकिन 90% लोग गलती क्या करते हैं, ये सारा कुछ कर लेंगे और यहाँ आएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। अभी सरकार जब कुछ दिन पहले डेटा रिलीज की तो कहीं आउट ऑफ 100 जब 1 बच्चा सेलेक्ट होता है तो 99 लोग नहीं सेलेक्ट होते हैं। तो ये 99 लोगों को जानते हो क्या लगता है कि यहाँ नहीं होंगे तो यहाँ आके कुछ करेंगे। ठीक है, सारी फसाद की जड़ है कि तुमको लगता है कि जब यहाँ नहीं कुछ कर पाएंगे तो चलेंगे, अच्छा कोई बिजनेस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। नहीं भाई, बिच्छू का मंत्र नहीं मालूम है तो सांप के बिल में हाथ मत डालो, क्योंकि ये काम करना ज़्यादा कठिन है, अभी तुम्हें आइडिया नहीं है। ठीक है, आप दिन भर का मेरा शेड्यूल, वर्क लाइफ देख लोगे ना, क्या क्या सारा कुछ इंक्लूडेड है, तो कोई बहुत टफ नहीं है। लेकिन इतना वैरायटी ऑफ वर्क है ना, इतना वैरायटी ऑफ वर्क है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ इस काम को मेरा एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, दिन भर में कम से कम 5 अलग अलग वैरायटी ऑफ लोगों से बात करना होता है, हर 5 जगह पर डिसीजन लेना होता है, और हर 5 जगह पर 5,000 का खर्चा होगा। एक डिसीजन गलत तो 5,000 रुपये तुम्हारा गया, दिन भर का मेरा मजदूरी गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि आप जब ये सारा कुछ देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा यहाँ बैठ के मैं सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, वहाँ डेली बैठ के वेबसाइट क्रैश कर गया, 4 बच्चे चले आएंगे हैंडलर के पास, मैम वेबसाइट क्रैश कर गई, ये कैसे सुलझेगा। अभी वेबसाइट सुलझा रहे थे, बताया जाएगा सर आपका 8 बजे क्लास है, सर वहाँ कोई बच्चा पेड करियर काउंसलिंग के लिए आया हुआ है। अब इधर सुलझा रहे होंगे, अरे सर वो ऐप में ना EMRS का जो पुराना वाला मॉक टेस्ट था, कोई बच्चा उसको जाके परचेज कर लिया है, और EMRS का जो नया सिलेबस आया है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लो अब इसको बनवाओ नए सिरे से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको मतलब लोगों को लग रहा था अच्छा ये उस चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं भाई, इसके लिए भी आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इसका भी जो है समझ लो 10 12 BA में होता है। तो कहने का मतलब है ना कि मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, इसके साथ इसको दोनों को साथ लेकर चलिए, क्योंकि दोनों को साथ लेकर चलने के लिए कुछ करना नहीं होता है, ये बस आपके सोच की बात है, बस आपके महज आपके सोच की बात है कि आप साथ लेकर चलना चाहते हो कि नहीं।
अपना जो आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, यूजी पीजी बीएड ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हो, साथ में अपने बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल स्किल, बिजनेस स्किल, सॉफ्ट स्किल, सब पर काम करते रहिए, ठीक है। उसके बाद समझना शुरू करिए कि ठीक है, मैं 1 से 2 साल अपने प्रिपरेशन पर दूंगा, मैक्स टू मैक्स 2.5 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद तैयारी, कोचिंग, ये सब को टाटा बाय बाय। जितना तुमको तैयारी और कोचिंग करना था और एक्स्ट्रा डिग्री लेना था सरकारी नौकरी के नाम पे, तुम मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 ईयर्स के अंदर कर लो। 2.5 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2.5 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 2 ईयर्स के अंदर तुम मैक्सिमम कर लो, और इसमें इतना कर लो कि हर चीज़ें ठीक से प्रिपेयर हो जाए। ठीक से प्रिपेयर हो गई है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम जॉब में सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मान लो तुम ठीक से प्रिपेयर करके निकले, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि उसी दिन जॉब आ जाएगी, ठीक है। और तुम पता चला ये हमारा इसका बैच ज्वाइन किए थे, यहाँ पढ़ रहे थे, दिसंबर में आ गया केवीएस का वैकेंसी, इसका पेपर स्ट्रक्चर टोटली अलग है। पता चला दिसंबर में आ गया DSSB का वैकेंसी, ना यहाँ हुए ना यहाँ हुए ना यहाँ हुए, क्योंकि सब में टांग डाल दी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो पॉइंट क्या है ना, ये चीज़ भी आपको समझना होगा कि तुम 2 से 2.5 साल अपने ढंग से प्रिपरेशन पर दिए। ढंग से प्रिपरेशन क्या 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 मतलब है? रीजनिंग सीख गए, मैथ सीख गए, बेसिक जनरल अवेयरनेस सीख गए, करंट अफेयर सीख गए, टीचिंग एप्टीट्यूड सीख गए, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी सीख गया अगर टीचिंग फील्ड में हो। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट्स को तुमने इस हिसाब से प्रिपेयर कर लिया है कि फ्यूचर में जो भी जॉब आएगा तुम देखोगे इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, और साथ में इंग्लिश और हिंदी भी ऐड कर लो कि इन सब्जेक्ट्स तुम अपना एक्सपर्टीज डेवलप कर लो। इन सबको कैसे पढ़ना होता है, इसका सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी रेफर करनी होती है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है। जब आप इस पर एक्सपर्टीज डेवलप कर लोगे, 2 से 2.5 साल प्रिपरेशन पर दिया, गवर्नमेंट जॉब आई, सेलेक्ट हुए तो ठीक, नहीं हुए तो जीवन में आगे बढ़ो, वो करो जो आपको करने की जरूरत है, जो शुरुआत में जिन स्किल्स के बारे में मैं समझा रहा था। और उसके बाद अपना बीच में गवर्नमेंट जॉब वगैरह, अगर तुमको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के प्रति ऑब्सेशन है तो फॉर्म वगैरह आएगा तो फिल करते रहना, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या पता यहाँ पर करियर इतना बड़ा हो जाए कि 4 लोगों को इंप्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आपको इस तरीके से अपने आप को देखना होगा, सोचना होगा, तब आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। और आपको ये चीज़ समझना होगा कि अच्छा ये गवर्नमेंट वाले में नहीं हुआ तो इसका कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, वो प्राइवेट जॉब, वो बिजनेस, वो सॉफ्टवेयर के लिए सब इसका अल्टरनेटिव नहीं है भाई। ये सब अपने आप में एक नीज है। जिस तरह से तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए घिस रहे हो, सीख रहे हो, उसी तरह इस अल्टरनेटिव वाले फील्ड के लिए भी सीखना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने आप को आप मेंटली शार्प करोगे। फिर वहाँ से हम कुछ एक बेसिक बात समझेंगे, कुछ बहुत सिंपल सी बातें कि देखो भाई, नॉर्मल प्राइमरी का टीचर बनने के लिए अगर आप डिग्री के फील्ड में जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो नॉर्मल प्राइमरी का टीचर बनने के लिए आपके पास DLED का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये कल भी मैं एक्सप्लेन किया था, वापस से शॉर्ट में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपके पास DLED का डिग्री होना चाहिए, या हरियाणा वगैरह में उसको JVT बोलते हैं, ठीक है, कहीं पर यूपी में उसको BTC बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये सब जो है ना डिप्लोमा लेवल का डिग्री होता है, ठीक है, ये सब डिप्लोमा लेवल का होता है, ठीक है। तो ये जब डिप्लोमा लेवल वाला आप डिग्री लेते हो तो बेसिकली आप प्राइमरी के टीचर बनते हो, क्लास 1 to 5 के टीचर बनते हो, ठीक है। फिर होता क्या है, TGT लेवल का टीचर होता है। TGT लेवल पर टीचर बनने के लिए आपका BEd होना चाहिए, आपका CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास ये दोनों होगा, एंड ऑब्वियस सी बात है BEd करने के लिए आप अंडर ग्रेजुएट होगे, तो बेसिकली TGT का टीचर बनने के लिए आपके पास UG होना चाहिए, BEd होना चाहिए, CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए, तो आप क्लास 6 से 8 तक का टीचर बन सकते हो। और हाँ, ये जो क्राइटेरिया है, ये ऐसा नहीं है कि बस तुमने अंडर ग्रेजुएशन कर लिया, BEd किया, CTET का पेपर 2 पास हो तो TGT के लिए एलिजिबल हो। यहाँ आज हम सेशन में TGT के रिगार्डिंग डिटेल में समझेंगे। हम समझेंगे कि अंडर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है, कि ऐसा नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट से तुमने BEd कर लिया साथ में तो तुम टीचर जॉब के लिए एलिजिबल हो गया। पता चला BBA करके आए हो, BCA करके आए हो, साथ में BEd कर लिए हो और कह रहे हो हम TGT के सभी जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। नहीं, मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। उसी तरह जब आदमी PGT का टीचर बनता है तो क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए। CTET पास होना कंपलसरी नहीं है PGT के टीचर के लिए, ठीक है, CTET पास होना कंपलसरी नहीं है। एंड PGT के लिए कल डिटेल में मैंने सेशन लिया था, एक्सप्लेन किया था। डेली बाइट्स के यूट्यूब पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें एक लास्ट वाला जो PG पर सेशन हुआ था उसमें आपको डिटेल में वो सब बातें एक्सप्लेन्ड मिल जाएंगी। थोड़ा सा हम TGT पर बात कर लेते हैं। देखो यार, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कहीं पर TGT के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप 100% जगह सभी एलिजिबल हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं,
ठीक है। कोई बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो KVS में भी एलिजिबल हैं, EMRS में भी एलिजिबल हैं, NVS में भी एलिजिबल हैं, DSSSB में भी एलिजिबल हैं, बिहार टीचिंग में भी एलिजिबल हैं, यूपी के सुपर टेट में भी एलिजिबल हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। सबके डिग्री में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ 19-20 होता है। सक्सेस और फेल्योर के बीच का दिक्कत बस ये है कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी सरकारी नौकरी की वैकेंसी देख के बना रखी है, इसीलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि अरे यार वो तो फलाना वाला जॉब आया, मेरे साथ तो सब्जेक्ट ही नहीं सेट बैठ रहा है। नहीं, देखिए ये बात समझिए कि अलग अलग टीचिंग जॉब्स में अलग अलग बंदा एलिजिबल होता है। हो सकता है कोई BPSC में एलिजिबल हो और EMRS में नॉट एलिजिबल हो, ठीक है। हो सकता है कोई EMRS में एलिजिबल हो, BPSC में नॉट एलिजिबल हो। तो सबके साथ ही ये समस्या है। और ये समस्या क्यों है? देखो यार, इसका बहुत ज़्यादा मतलब किसी समस्या में बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण बातें हैं कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत लॉजिकल बातें नहीं है समस्या के पीछे। समस्या बस इतना है कि क्लास 12th के बाद यहाँ से 90% लोग ऐसे होंगे जो क्लास 12th के बाद कभी सोचे भी नहीं होंगे कि टीचर बनना है। बात बस इतनी है। तो जाके चुपचाप ग्रेजुएशन कर लिए, जो भी डिग्री सर्टिफिकेट मिला ले लिए। जब डिग्री सर्टिफिकेट ले लिए तो बाद में पता चला बीएड करने के बाद अरे अंडर ग्रेजुएशन में तो करा ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तो तुम आनंद फानंद में उठाते हो अभी अपने रिजल्ट में हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये समस्या इसलिए है। ये समस्या इसलिए नहीं कि वो बच्चा 12th के बाद बहुत जागरूक है और ये वो, अदरवाइज वो BA में BSc में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंस का ऑप्शनल का इस हिसाब से रखता कि उसको कोई दिक्कत ही ना हो। प्रॉब्लम ये है कि टीचिंग के प्लान ही बाद में बने होते हैं, इसलिए दिक्कत होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होता कि 100% सभी जगह एलिजिबल हो। लेकिन जब भी तुम क्लास 6 to 8 के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, TGT के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये बात समझना होगा कि कोई बच्चा हर जगह एलिजिबल नहीं होता है। और TGT लेवल पर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बीएड में एडमिशन लेने जाते हैं, जैसे कल भी कोई मेरे से पूछ रहा था, उसको उस बात को मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, आज मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। देखो इंडिया में ना 99% टीचिंग जॉब्स में TGT लेवल पर, TGT लेवल का मतलब 6 to 8 लेवल पर, ये मैटर नहीं करता है कि बीएड आपने किस सब्जेक्ट से कर रखा है, ये मैटर नहीं करता है। वहाँ बस ये मैटर करता है कि आपके पास बीएड की डिग्री है कि नहीं है। बीएड कौन से सब्जेक्ट से हैं ये मैटर नहीं करता है। आपके पास बीएड की डिग्री है कि नहीं है ये मैटर करता है। बीएड कौन से सब्जेक्ट से हैं ये नहीं, ठीक है। 99% जॉब्स में, कुछ कुछ ऐसे जॉब्स हैं, एक्सेप्शन है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जॉब हैं और एक दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि बीएड में भी इस पर्टिकुलर टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट से आपने पढ़ रखा हो। अदरवाइज 99% जॉब में आपके पास केवल सिंपल सा बीएड का डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। TGT की जॉब के रिगार्डिंग आप जब भी बात कर रहे हो ना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, कि ग्रेजुएशन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। बस बेसिक सा बात आपको इतना ही मैटर करता है कि ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको उसका कॉम्बिनेशन देखना है, आपको बीएड वीएड का नहीं देखना है। और साथ में क्या हो, सीटेट का पेपर 2 आपने पास कर रखा हो, ये ज़रूरी है TGT लेवल पर टीचर बनने के लिए। और जब आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिग्री वगैरह आप कुछ भी ले रहे हो तो अपने माइंड में जो एक बात रखिए, देखिए 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जब इंडिया में पास हुआ एंड 1 अप्रैल 2010 से पूरे इंडिया में लागू हुआ, तो उसके जस्ट बाद 2011 से ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम सीटेट वूटेट शुरू हुआ। तो है क्या ना, उसमें उसके जस्ट पहले राइट टू एजुकेशन वगैरह के जस्ट पहले जो है क्या था कि जो है राइट टू एजुकेशन वगैरह के जस्ट पहले क्या था कि होता क्या था कि जो क्लास 6 to एज 6 to 14 के जो बच्चे हैं, ठीक है, एजुकेशन ना एक बेसिक फंडामेंटल राइट नहीं था, ठीक है। जब एजुकेशन को मतलब जो क्लास बार बार क्लास बोल रहा हूँ 6 से 14 साल का बच्चा जिसकी एज 6 से 14 साल के बीच में हो, जब एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, एक मौलिक अधिकार बनाया गया 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उससे क्या हुआ ना कि प्राइमरी एजुकेशन देना कंपलसरी हो गया है सरकार के लिए। तो जब प्राइमरी एजुकेशन देना कंपलसरी हो गया तो प्राइमरी लेवल पर टीचिंग की जॉब भी खूब सारी आने लगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइमरी लेवल पर टीचिंग की जॉब इसीलिए बहुत सारी इसीलिए आती है क्योंकि प्राइमरी लेवल पर स्कूल से सबसे ज़्यादा हैं। तुम गांव-गांव जाओ देखो, तुमको देखने के लिए मिल जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। कहीं पर किसी स्टेट में नीला रंग का स्कूल का पट्टी लगा रहेगा, कहीं पर ग्रीन रंग का लगा रहेगा, देखोगे सभी जगह पर प्राइमरी के स्कूल खुले हुए हैं। तो इसीलिए बस होता क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब में प्राइमरी टीचिंग में जब भी सीट आती है तो ज़्यादा आती है,
वो एक अलग बात है कि सैलरी कम होता है, ठीक है, काफ़ी कम होता है इनफैक्ट। ये चीज़ समझिए, यही रीज़न है कि प्राइमरी पर वैकेंसी ज़्यादा आती है। और प्राइमरी में क्राइटेरिया सिंपल होता है, सब्जेक्ट वब्जेक्ट के मच नहीं रहते हैं, सिंपल सा डीएलएड है और साथ में जो है सीटेट का पेपर 1 पास हो। तो इसीलिए कई बार लोगों को प्राइमरी वाला बहुत टेम्पटिंग दिखता है। अदरवाइज सबसे बढ़िया तो है कि टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल पर आप क्वालिफाई करने लायक रहो, ठीक है। तो उसी कड़ी में थोड़ा सा हम टीजीटी लेवल पर टीचिंग जॉब पर समझते हैं। और जैसा कि आपको पता है ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है, तो हम ईएमआरएस की वैकेंसी को ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बुनियाद के तौर पर मान के चलेंगे फिलहाल, बेसिक बातें समझने के लिए, ठीक है। एंड जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ईएमआरएस के लिए नॉट एलिजिबल हैं या बीएड कर रहे हैं या करने को सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह का डिटेल पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो बेसिकली आप देखो कि टीजीटी लेवल पर जॉब आई है, टीजीटी लेवल का मतलब हो गया क्लास 6 to 8 लेवल पर जो बातें हो रही हैं। तो टीजीटी लेवल पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए कि टीजीटी लेवल पर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। टीजीटी लेवल का टीजीटी लेवल क्यों बना हुआ है? देखो यार, टीजीटी लेवल का मतलब ये है कि स्कूल्स में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसी में तो टीचर का जॉब निकलेगा। तो स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, साइंस और कंप्यूटर साइंस के टीचर की जरूरत होती है क्लास 6 to 8 के। तो टीजीटी लेवल पर देखो कि ये अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, साइंस, कंप्यूटर साइंस। जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा ना, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनवीएस में, कुछ हद तक केवीएस में और तमाम और टीचिंग जॉब्स में फॉलो होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ जो बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लागू होगा और कुछ और एक ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब में लागू हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, साइंस और कंप्यूटर साइंस जो टीजीटी लेवल पर जॉब आता है उसके रिगार्डिंग थोड़ा आपको एलिजिबिलिटी वगैरह एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई किसी कैंडिडेट को अगर टीजीटी हिंदी बनना होता है तो क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए यार, बेसिक सा बात है कि तुम ग्रेजुएट हो, साथ में बीएड का डिग्री कर रखा है और सीटेट का पेपर पास हो, तब आप टीजीटी बनने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर तुमको टीजीटी हिंदी बनना है तो ज़रूरी क्या है कि वो आपने इलेक्टिव के तौर पर पढ़ रखा हो या मेन के तौर पर पढ़ रखा हो। अपने अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स में सभी 3 ईयर्स में अगर आपने हिंदी पढ़ रखा है सभी ईयर्स में, तो आप टीजीटी हिंदी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है कि वो हिंदी में डिग्री ना लिया हो, वो ना तो बीए हिंदी में उसका ऑनर्स हो, कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है कि तब भी उसने हिंदी थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा था, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो इलेक्टिव के तौर पर उसका हिंदी रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसी तरह टीजीटी इंग्लिश में भी है। ज़रूरी क्या है कि ग्रेजुएट हो, बीएड हो, साथ में सीटेट का पेपर 2 पास हो। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए टीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए कि ग्रेजुएशन एज अ सब्जेक्ट आपने इलेक्टिव या मेन के तौर पर सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो, ठीक है। लैंग्वेज वाले में क्राइटेरिया सिंपल है। फिर उसी तरह कोई टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करता है, तो टीजीटी मैथ में क्या होता है कि मैथमेटिक्स को आपने एज अ इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट पढ़ रखा हो अपने ग्रेजुएशन के सभी 3 ईयर्स में। लेकिन हाँ, टीजीटी मैथ बनने के लिए केवल ग्रेजुएशन के सभी ईयर्स में मैथ पढ़ रखे हो तो पर्याप्त नहीं है, साथ में आपने फिजिक्स भी पढ़ रखा हो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, आपने फिजिक्स भी पढ़ रखा हो। और हाँ, साथ में आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आपने पढ़ रखा हो, तब आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज वो कैंडिडेट नॉट एलिजिबल हो जाता है। उसी तरह टीजीटी साइंस में क्या है कि कैंडिडेट का जो मेन सब्जेक्ट है उसके ग्रेजुएशन में या तो बायो या लाइफ साइंसेज में से कुछ हो, ठीक है। एक तरह से एक ही बात हो रही है, बायो और लाइफ साइंसेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली एक तरह से एक ही बात हो रही है, ठीक है। या तो ये हो या फिर बॉटनी आपका मेजर रहे, ठीक है। अगर बॉटनी आपका मेजर है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड जूलॉजी होना चाहिए। अगर जूलॉजी आपका मेजर है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री या बॉटनी में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो टीजीटी साइंस लेवल पर उसने केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है कि केमिस्ट्री ऑनर्स से वो पढ़ के आया है, मेन सब्जेक्ट उसका केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो सीधा सा बात है कि नॉट एलिजिबल हो, ठीक है। वो मेन सब्जेक्ट और सब्सिडरी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल कुछ ऐसे ही बैठना चाहिए और बनना चाहिए, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टीजीटी सोशल स्टडीज़ पर। टीजीटी सोशल स्टडीज़ में क्या जरूरी है? टीजीटी सोशल साइंस वाले बच्चे के लिए एक बात जो बहुत कंपलसरी है कि या तो उसने हिस्ट्री का सब्जेक्ट थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो,
तभी वो एलिजिबल है, वरना नहीं एलिजिबल है। या तो हिस्ट्री थ्रू आउट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, या तो जियोग्राफी थ्रू आउट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर से होना चाहिए जिसको उसने अपने ग्रेजुएशन में थ्रू आउट सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो। ठीक है, तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट ले लो जो थ्रू आउट ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हो, और साथ में दूसरा कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए जिसको बस पढ़ रखा हो। ठीक है, एटलीस्ट 1 साल के लिए आपने पढ़ रखा है उसको अपने ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हो। अदरवाइज वो कैंडिडेट नॉट एलिजिबल हो जाता है। एंड उसी तरह टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हो तो सिंपल सा है, बीसीए कर रखे हो 50% मार्क्स के साथ तो एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन कर रखे हो बीएससी में, आईटी में बीएससी वगैरह कर रखे हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में 50% मार्क्स के साथ तो एलिजिबल हो, बीटेक कर रखे हो कंप्यूटर साइंस या आईटी के साथ 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, बीएड एक कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है, बस ये सजेस्ट किया जाता है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को कि आप बीएड की डिग्री ले लीजिए, वरना फ्यूचर में प्रमोशन वगैरह में दिक्कत होगा। एंड हाँ, इन तमाम टीचिंग ऑर्गेनाइजेशंस में DSSB, KVS, EMRS सब जगह पर अच्छी खासी नॉन टीचिंग जॉब्स की भी सीट रहती है। तो कल मैंने थोड़ा शॉर्ट में नॉन टीचिंग जॉब को एक्सप्लेन किया था, बहुत जल्द मैं नॉन टीचिंग जॉब पर एक सेशन भी कंडक्ट करूंगा। लेकिन कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो नॉन टीचिंग जॉब्स में अप्लाई करना चाहता है, लेट से हॉस्टल वार्डन के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए, तो आप अगर उसके लिए ये डेली बाइट्स पे प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह अनाउंस कर दिए गए हैं, तो डेली बाइट्स पर नॉन टीचिंग जॉब को अब हम लोग इस साल से बहुत रिगरस वे में कवर करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉन टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका प्रिपरेशन डिटेल डेली बाइट्स पर रिलीज़ कर दिया गया है। आप उसको देख सकते हैं और जो भी प्रोसीजर उसमें बताया गया है उसको फॉलो करके आप डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन टीचिंग जॉब पर मैं बात कर रहा हूँ। एंड यस, बाकी टीचिंग जॉब का प्रिपरेशन तो खैर होता ही है। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट एंड क्वेरी होगा तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको माइक ऑन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। कहीं भी करियर प्लानिंग वगैरह, यस यू पीपल कैन रेज योर हैंड, किसी को कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आई कॉल आउट द नेम एंड देन आई लिसन टू योर क्वेरी। खैर, तो होना क्या चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये जो तमाम टीचिंग जॉब है, नॉन टीचिंग जॉब है, कुछ और स्किल है, इन सब लेवल पर कोशिश करिए कि आप अपने आप को मतलब जो है अपने आप को दक्ष बनाइए और अपने आप को इस हिसाब से संभ्रांत बनाइए कि आप उन सभी अलग अलग टीचिंग जॉब्स में अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए और देखिए कि और क्या सॉफ्ट स्किल सीखेंगे। और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से अगर प्लान बना रहे हैं तो क्या प्लान होना चाहिए, साथ में और क्या प्लान बनाने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर बात करिए। किसी को भी टीचिंग जॉब टीजीटी वगैरह लेवल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। फर्स्टली आई कम टू अभय जी। अभय बताइए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार अभय जी, बताइए। सर मैं वही मेरा रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि मैं सोच रहा हूँ सर, मैं ये उस दिन पूछ जिस दिन आपने बताया कि 6 या 7 जो मेरी क्लास होगी 6 या 7 में, तो उसमें वो सिंगल सब्जेक्ट कोर्स को लेकर या कॉम्बिनेशन को लेकर वो मैं पूछूंगा। नहीं आप तो बताइए, अभी पूछिए, बताऊंगा। बताइए आप बताइए क्या ये सर, तो जैसे मेरा है, मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री से किया, मैंने आपको सर बताया कि तो मैंने जब चेक किया कि सिंगल सब्जेक्ट कोर्स आपने बोला कि आप अब उसको अपने आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको जैसा लगता है करना ही आपको ही है। तो मैंने जब चेक किया तो यूपीआरटी और इग्नू से उसके प्रोविजन हैं करने के। अब तो यूपीआरटीओ ने इस साल 1 साल का ही कर दिया है सिंगल सब्जेक्ट से। तो मैंने सर देखा कि जब आप चाहते हैं कि कम लोग, बहुत आपने मत बोला कि बहुत कम लोग होते हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब हर जगह एलिजिबल होता है 100%। तो बहुत कम लोग होते हैं और उन्हीं कम लोगों का सिलेक्शन भी होता है 1% में ही। हाँ, मतलब तो आप कहीं और एलिजिबल होंगे, दूसरा कहीं और एलिजिबल होगा, फायदे नुकसान दोनों है। सर तो मेरा जो सर हिस्ट्री मेरा 3 ईयर्स में ही कंप्लीट है सर, सिर्फ 2 ही साल मैंने पढ़ा है सर माइनर के रूप में। अच्छा, तो मैं सर 1 ईयर का जो वहाँ से है तो उसी के लिए जाऊँ, क्या वो एलिजिबल रहेगा EMRS के लिए, NBS के लिए? यार ये मैं नहीं कह सकता हूँ, इसके लिए आपको RTI डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको RTI डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार होता क्या है ना, मान लो यहाँ हाँ कर दिए, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मना कर दे तो ठीक है, किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो सर कहीं भी गाइडेंस भी वगैरह नहीं मिलता है सर? नहीं, गाइडेंस की बात नहीं, आप RTI डाल दीजिए ना, बी योर ओन गाइड। यस इसके लिए मैं RTI डालूंगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सीधा ऑनलाइन जाइए, 10 रुपये खर्चा होगा, तुरंत RTI से पता चल जाएगा। यस सर।
क्योंकि मैंने देखा जब मैंने सारी एलिजिबिलिटी चेक की तो मैं ज़्यादातर एनबीएस और ईएमआरएस 2 ही हैं ऐसे शायद, या हो सकते हैं 1-2 और, उन्हीं में शायद एलिजिबल नहीं हुए। एनबीएस और ईएमआरएस का सेम पैटर्न है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ मतलब सभी टीचिंग जॉब्स का अपना होता है, सब अपना अपना पैटर्न रखे रहते हैं, कोई ऐसी बात यस नहीं है। सर। हाँ, तो मुझे सर वैसे पहले क्लियर था कि मैंने कॉम्बिनेशन ऐसे चूज़ किए थे कि मुझे बताए भी गए थे मतलब जो कुछ भी पढ़ा लिखा आपके घर में होते हैं या रिलेशन में कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये रखने बीएड में, तो मैंने वही चूज़ कर लिए। अब मुझे रिग्रेट कभी कभी हो जाता है कि अरे मेरा हिस्ट्री नहीं होता 3 साल, अरे तो फिर ऐसे कहीं लैंग्वेज ले लेता तो मैं कहीं का भी नहीं रहता। और सर और थोड़ा मेरा ये भी डाउट है सर कि तो ये काउंसलिंग लाइक होगा कि सर मुझे आप थोड़ा डांट दीजिए सर, कि मैं बहुत रिपीटेटिव सोचता हूँ कि मैं पीजी परस्यू कर रहा हूँ, क्या सही मूव है उसके लिए या कभी कि नहीं क्लास में है। आइएगा पढ़ने। ठीक है, तो जब मुद्दा रहेगा तब ठीक है। ठीक है अब, यस सर। चलिए ठीक है अब, ठीक है, आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट ओके जी। सर। हाँ जी जी, रितु रितु कुमारी। गुड इवनिंग सर, गुड सॉरी गुड इवनिंग आफ्टरनून। जी, गुड इवनिंग हाँ रितु। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करा है, ठीक है, ठीक है। और मैंने एमए भी पॉलिटिकल साइंस ही लिया है, लेकिन मेरे को सडनली पता चला कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो सर मैं डीएसएसबी के अलावा कोई और फॉर्म नहीं भर सकती? अब टेक्निकली तो नॉट एलिजिबल हो। तो सर मतलब तो अब क्या करना चाहिए मुझे? अब ये तो आप बताएंगे आप क्या करना चाहती हैं, शादी विवाह बच्चे क्या करना चाह रही हैं। नहीं सर, मतलब मेरा कहना है कि अब मैं कौन सा फॉर्म फिल कर सकती हूँ, ये मैं पूछना चाहती हूँ। नॉन टीचिंग जॉब वाला ये एमआरएस में अप्लाई कर लीजिए, ये सब कुछ देखिए। अगर मतलब देखो, देखिए यार, देखो एक चीज़ आप लोग ये भी समझिए ना कि कोई आदमी बीएड वगैरह कर रखा है तो कोई कसम नहीं होता है कि हमने बीएड का डिग्री ले रखा तो हम टीचर ही बनेंगे। देर आर सेवरल अदर ऑप्शंस, जो तमाम ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करते जाइए। हाँ सर, जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है तो उसमें हिस्ट्री भी है, मतलब मेरा 1 साल मतलब तीनों ईयर में है वन वन सब्जेक्ट, तो नहीं भर सकती मैं तीनों किसी? तीनों साल एक एक साल में हिस्ट्री है आपका, हाँ तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए। मतलब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है मेरे पास, तो मैं फिल कर सकती एक हूँ? सेकंड, हिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन में सभी सेमेस्टर्स में पढ़ रखा है? हाँ, एक सब्जेक्ट था मेरा हिस्ट्री एक हर सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर पढ़ में। रखा है ना हिस्ट्री, ग्रेजुएशन के सभी हाँ सभी ईयर्स में, हाँ तो हाँ, एलिजिबल है यार, तब क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है आपको। तो मैं यही पूछना चाह रही थी ना सर। ओके, मतलब ज्योग्राफी नहीं है तो कोई कोई इशू नहीं दिक्कत है नहीं ना? है, हिस्ट्री के साथ अगर पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, हिस्ट्री बस और पॉलिटी का बस कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री ठीक या है। जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो। अच्छा ओके सर, मैं यही पूछना चाह रही थी। ठीक और है। जैसे सर अभी सुपर टेट वगैरह आएगा तो वो फिल कर सकते हैं ना? यस। और एक चीज़ और सोचने वाली बात है, देखो रितु, कभी अकेले में बैठ के ये चीज़ लिख लिया करो अपने आगे कि अगर मैं एलिजिबल भी हूँ तो क्या मेरा हो जाएगा क्या, ये क्वेश्चन आगे लिख के डाल दिया करो, तो तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो इस बात का दुख कम देगा। सर वो तो पता है सर, हाँ, लेकिन एलिजिबल तो तुम अभी ये एमआरएस का आया उसमें हॉस्टल वार्डन के लिए भी एलिजिबल हो, तो क्या नहीं, तो उसमें उसमें क्यों नहीं हो जा रही हो, जाओ उसमें हो जाओ। हॉस्टल वार्डन की जॉब बेकार है क्या, वो तो ज़्यादा सुकून की जॉब है, हॉस्टल वार्डन लाइब्रेरियन, पे बैंड वही है टीईटी लेवल का। नहीं सर, लाइब्रेरियन के लिए तो वो लाइब्रेरियन का हाँ कोर्स होना ठीक है, चाहिए वो तो सर, वो चलिए तो। ठीक है, 1 साल का कोर्स है, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ, तो बहुत जगह तो एलिजिबल भी हो, तो जहाँ एलिजिबल हो वहाँ हो लो। मतलब एक मैं मोटिवेशन लेवल पर बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आते हैं सर हम उसमें एलिजिबल नहीं है, अरे तो नहीं एलिजिबल हो तो क्या हुआ, अरे तो बहुत जगह एलिजिबल हो वहीं पर क्या उखाड़ रहे हो, ये भी तो सोचने वाली बात है, तो बहुत जगह सर एलिजिबल जैसे कि मेरा कहना ये है, अभी मेरा बीएड का सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, सेकंड ईयर में मैं हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे जो अब सुपर टेट आएगा वो मैं फिल कर सकती हूँ या पता नहीं नहीं, आखिरी ये बार मैं। सुपर टेट कब आया था, पहले तो तुम ये पता करो। सर काफी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, 2022 में या 21 में आया था। पता करिए थोड़ा ठीक से, 2022-21 में भी आया था कि नहीं। ओके सर, ठीक है। ठीक है, सर तो 5 साल तो बीत गए हैं, अगर 5 साल और हो गया तो तुम्हारा शादी विवाह सब हो जाएगा, तो फिर नहीं सर, वैकेंसी। और भी एग्जाम्स है। हाँ 5 साल में तो, हाँ तो सिर्फ सुपर टेट के भरोसे मत बैठे रहिए, नहीं क्योंकि सर, सारे उत्तर एग्जाम्स। प्रदेश बिहार यहाँ पर सरकार बदलती है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेबस पेपर स्ट्रक्चर सब बदल जाता है। ठीक है, कोई बहुत नायाब बात नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ सरकारें बदलती हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर स्ट्रक्चर सिलेबस सब बदल जाता है, तो उसके भरोसे मत ओके रहिए।
और सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि सीटेट का मैं अगर दिल्ली बाइट से बैच लूँ तो उससे यूपी टेट कवर हो जाएगा? यस यस, क्यों नहीं हो जाएगा। यूपी टेट का सिलेबस कोई बहुत अलग थोड़ी ना होता है सीटेट से। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रही थी। ठीक है सर। तो आप सीटेट के बैच में हैं क्या अभी, कि ज्वाइन करने की सोच रही हैं? ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। बहुत जल्दी सोच रही हैं आप। सीटेट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, 30-40% क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली सर मैंने पूछा था एक बार और फिर उसके बाद थोड़ा सा इशू हो गया घर में, तो फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया इस वजह से। जी वैसे चलिए यूट्यूब से कवर कर रही हूँ मैं सीटेट का। अब मतलब ठीक है। चैनल। देखिए आप कहीं से भी कवर करिए, किसी भी चैनल से कवर करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आपका हो जाए बस। बात ये है, क्योंकि नहीं होगा ना तो फ्री में पढ़ने पर जवाबदेही नहीं ले पाएंगे आप उनसे। बात बस नहीं ये है। सर, फ्री में नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे कहने मैंने का मैंने नहीं वही है। कहा ना, देखो बात बस इतना आप चीज़ समझिए, हो जाए बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़िए, मेरे को बस ये मतलब है कि आपका हो जाए, ठीक है। पढ़ने वालों की कमी नहीं ना सर, यहाँ इस है ना बार तो वहाँ है, होगा दोनों ही, जगह पढ़ने मतलब वाले मुझे होते हैं। करना आपके लिए है। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेलेक्ट हो जाइए, यस सर। ठीक है। और ये प्रश्न आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? फिर जहाँ आप पढ़ रही हैं वहाँ के टीचर से पूछिए ना। तो सर मैं आपसे भी तो पढ़ रही थी ना, मतलब आपका बैच लेने के लिए सोच रही हूँ तो आपसे ही पूछूंगी ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पढ़ रही हैं तो वहाँ के टीचर से पूछिए कि सर ये चीज़ हम कर रहे हैं तो ये कैसे करना है आगे, वो टीचर आपको बताएंगे ना, आप वहाँ के टीचर से ही पूछिए बात, आप तो मेरे से सर मैं पूछिए। यूट्यूब पे पढ़ रही हूँ तो यूट्यूब वाले सर से कैसे पूछूंगी? मतलब होना चाहिए ना। हाँ तो ये अब मैं ये पूछ आपकी चॉइस है, ठीक है, अब ये आपकी चॉइस है, हाँ ठीक है, वो तो सर। ठीक है। देखिए क्लास कोई फ्यूचर में सेशन को यूट्यूब पर देख रहा है, कुछ भी है, तो डेली बैच के सभी बैचेज में ना 1-2 बैचेस छोड़ दिया जाए तो सब में मेंशन होता है कि हमारी क्लासेस 1-to-1 इंटरेक्टिव वे में होती है। उसका 1-to-1 इंटरेक्टिव का मतलब जानते हो क्या? उसका मतलब यही है, यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि हम आप फ्री में पढ़ते हैं लेकिन सर से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ क्लासेस भी ऐसे ही होती हैं कि सर से उसी समय बात करना है माइक ऑन करके, क्योंकि यार तुम इतने फोकस्ड विद्यार्थी थोड़ी ना हो कि अच्छा पढ़ते समय प्रॉब्लम हो गया, 10 प्रॉब्लम नोट करके रखे हो, अब अगले दिन तुम सारा प्रॉब्लम ढूंढ के सुलझाओगे, टीचर्स को मेल करोगे और ये प्रॉब्लम जब सुलझ जाएगा तो फिर जाओगे वापस उस टॉपिक को पढ़ने, क्योंकि अब तो मेरे को मतलब क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट को चाहिए होता है कि तुरंत तुरंत उसका क्लियर हो जाए डाउट, ठीक है। तो वो चीज़ फ़र्क होता है डेली बाइट्स पर, लेकिन बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या उसे डिफरेंस पड़ता है। चलिए खैर ये आपका चॉइस है, निजी चॉइस है, ठीक है। देन आई कम टू अनुभव बनकर, देन सोहम पाल। हेलो जी अनुभव बताइए। सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, यस प्लीज़। हाँ सर, मैंने बहुत वेट किया सर आपसे बात करने को। मैं भी इंतजार कर रहा था और आपका। मैंने सर बहुत टाइम से मैंने नोटिस सभी देख रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़े हैं, केवीएस हो चाहे ईएमआरएस हो चाहे एनवीएस हो, और भी सेंट्रल स्कूल्स के मैंने पढ़े, और सब में सर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सर किसी ने भी यूट्यूब पे बात नहीं की है, और जो कि मुझे लग रहा है कि सरासर गलत वहां पर लिखे हुए हैं, तो नहीं उन मैं पर सर कोई बात ही नहीं हुई है। और मेरे साथ ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके साथ वो सेम प्रॉब्लम है जो आ रही है मेरे साथ। इसके अलावा सर जो मेरा क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है सर कि ग्रेजुएशन में मेरा हिस्ट्री मैंने 3 साल पढ़ा है। अब सर सेकंड सब्जेक्ट मांगा है जो कि कोई 1 साल पढ़ा हो, केवल 1 साल 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ा हो कोई एक और सब्जेक्ट। पर बात यह है कि अब सर मेरी ग्रेजुएशन तो हो गई इस साल कंप्लीट, अब सर आप ही बताइए कि मतलब 1 साल अगर नहीं पढ़ा तो मैं सिंपल यही करूंगा ना लॉजिकली कि उस एक सब्जेक्ट को मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ ले रहा हूँ, 2 साल वहां पे पढ़ ले रहा हूँ उस एक सब्जेक्ट, वो तो पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसमें तो और डिटेल में नॉट एलिजिबल है तब भी, क्या सर? नॉट एलिजिबल हैं तब भी। हाँ सर, इस पर जो है ना कुछ उस पर कुछ बोला भी नहीं है, हालांकि उन्होंने लिखा है और कि इस पोस्ट तरह का ग्रेजुएशन। प्रॉब्लम देखिए, ये जो आप शुरुआत में इतना डिस्क्लेमर दे रहे थे ऐसा बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, ऐसा बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है।
ये कुछ विशेष बच्चों का प्रॉब्लम है जो नॉट एलिजिबल है, तो ज़बरदस्ती खुद को एलिजिबल बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर अगर ग्रेजुएशन की रिगार्डिंग बात किया तो सिर्फ ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग बात किया है। कल को तो आप फिर ये भी खड़े हो जाएंगे कि अरे मेरा तो यूपीएससी में ऑप्शनल था हिस्ट्री, तो मैं तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का ज्ञाता हूँ, तो तुम नेट जेआरएफ वाले को प्रोफेसर क्यों बना रहे हो? हमको बनाओ, मैं तो यूपीएससी का मेंस भी क्वालिफाई किया था हिस्ट्री से। ये कोई बात नहीं होता है, जहाँ पर जो एलिजिबिलिटी मैंशनड है वही एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये कोई किसी बात का तर्क नहीं हुआ। हाँ सर, लेकिन आप केवीएस का जैसे नोटिफिकेशन देखें जो न्यू आया है, जो लास्ट नोटिफिकेशन है, उसमें टीजीटी जो लैंग्वेज की वैकेंसी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसमें आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि आप और इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत से हैं? नहीं सर, मैं आप वहां नहीं पे है ना? क्या है कि लिखा हुआ, अरे एक सेकंड, आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत से हैं? आप मेरे को ये बताइए। नहीं सर, नहीं। नहीं है ना? तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सोशल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से अलग होता है। तो उनके यहाँ जो फॉलो होता है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में, वो सोशल साइंस में फॉलो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, ये कोई वो तो जरूरी है नहीं सर। है। हाँ, और अगर आपने 3 साल ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ रखा है तो साथ में कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है सोशल साइंस में आपने? सर सोशियोलॉजी है, हिंदी है, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट्स है उनमें से नहीं है वो। अच्छा, पॉलिटिकल जैसे साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में से कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपने थ्रू आउट कोई सब्जेक्ट 1 साल पढ़ रखा हो? हाँ नहीं, कोई ऐसा उससे नहीं। रिलेटेड कोई कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट, सब्सिडरी सब्जेक्ट उसका कोई जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक्स के नाम से ही हो, कुछ और नाम से भी हो सकता है जिसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता हो। नहीं सर, वो तो सोशियोलॉजी और हिंदी है, तो वो तो जो है मांगे ही नहीं। नहीं तो फिर नॉट एलिजिबल है आप पर। हाँ सर एक मिनट। और नहीं, अनुभव देखिए, अरे टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मैं आपको पूरा दे रहा हूँ, लेकिन प्रश्न आप देखिए, इस चीज़ को समझिए। और कोई पूछ नहीं रहा है इस पर कोई ऐसा कैसे करना चाहिए। भैया, ये जब अगली बार वोट देने जाइएगा तो जब नेता घर पर आएगा तो उससे बोलिएगा कि ऐसा क्यों है। मतलब सर ये उनका काम है सुलझाना, ठीक है, हमारा काम है उसको इलेबोरेट करना, उन्होंने क्या समझाया है। हाँ, इसमें सर अभी मेरा ग्रेजुएशन हो गया और अब मैंने जो है डीएलएड में ले लिया है एडमिशन, तो वो मैं कर रहा हूँ। और फिर अब मैंने साथ में ओपन से डिस्टेंस मोड में ग्रेजुएशन में ले लिया, और जो कॉम्बिनेशन में मांगे सब्जेक्ट वो रख लिए हैं ग्रेजुएशन में। अब मुझे दोबारा करनी पड़ रही है, तो ये आप बाकी बाकी के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, क्लास आप देखिए कि हमारे देश का भविष्य कैसा है। एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, डीएलएड में एडमिशन भी ले लेता है, वो वापस ग्रेजुएशन करने इसलिए नहीं जाना चाहता है कि उसको ग्रेजुएशन में कुछ सीखना है, वो वापस ग्रेजुएशन करने इसलिए जाना चाहता है कि फिर से किसी एक सरकारी नौकरी में बस एलिजिबल हो जाए। सोचिए, कोई बच्चा सिर्फ इसलिए ग्रेजुएशन करता है हिंदुस्तान में, फिर लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आप सोच के देखिए, और कल को गवर्नमेंट फिर एलिजिबिलिटी चेंज कर दी तो सोच के देखिए, कल को गवर्नमेंट फिर से एलिजिबिलिटी चेंज कर दी तो। क्योंकि अगर यहां कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप जाइएगा यूट्यूब पे 2021-22 के मेरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, वहां पर मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि कल को पोस्ट ग्रेजुएशन का टीचिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया तो, एंड 2025 में चेंज हो गया। बहुत सारे बच्चे बीटेक, बीसीए, बीबीए करके आते थे, बाद में क्या करते थे, एमए कर लेते थे हिस्ट्री में, एमए कर लेते थे पॉलिटिकल साइंस में, यूपीएससी की तैयारी करते थे, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते थे, जो वहाँ मेंस का सब्जेक्ट रहता था उसे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर देते थे। इस साल से एलिजिबिलिटी ही चेंज हो गई कि जरूरी है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे एक सेमेस्टर के लिए सही, उसको आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखा हो। इस बार से ये लिख दिया उन्होंने, सबके सब नॉट एलिजिबल हो गए। तो अब तुम कह रहे हो कि हम वापस से फिर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं खुद को एलिजिबल बनाने के लिए, और कल को फिर एलिजिबिलिटी चेंज हो जाए तो। क्योंकि अगर आप में दम है तो आप 10 और एग्जामों में एलिजिबल हैं, जाके उसमें किसी में क्वालिफाई कर लीजिए, वरना पूरा जिंदगी यही ग्रेजुएशन और डीएलएड और बीएलएड के झूला झूलने में कट जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत बड़ा बिटर ट्रूथ है। ठीक है, सर मेरा भी जवाब मिल गया इसी बात से। ठीक है, सही है जवाब। क्योंकि ये आप समझ लीजिए, अगर आप इस बात को कोई आपके घर में टोक नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो आप प्लीज समझ लीजिए, कल को सरकार फिर एलिजिबिलिटी बदल देगी। ठीक है, आज आप कह रहे हो कि मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, आप लोगों का गजब का मोटिवेशन है भाई, गजब का गधा मजदूरी का एकदम शरीर तैयार किया आप लोगों ने, सही बता रहे हैं कि एक बार ग्रेजुएशन कर लिए हो। मैं तो वीरेडेस्ट ऑफ द ड्रीम में नहीं सोच पाता हूँ कि फिर से जाके ग्रेजुएशन करूँ।
ठीक है, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं, मतलब कर सकते हैं अगर कुछ पढ़ने का मन कर रहा है तो, लेकिन इसलिए नहीं कि उस गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हो जाएंगे। भाई एलिजिबिलिटी का क्या है, अगले महीने चेंज कर देंगे ये लोग, अगले महीने। अभी कह दो ये एमआरएस वाले एक कोरिजेंडम जारी करके, एक एप्लीकेशन जारी करके लोग चेंज कर देंगे कल को कि ऐसा है कि सिर्फ 2 साल भी पढ़े हो तो चलेगा, क्योंकि केवीएस में तो चलेगा, केवीएस में अलाउड है ये, ठीक है, लेकिन ये एमआरएस में नहीं अलाउड है। कल को ये नोटिस जारी करके कह दें कि अलाउड है तो फिर ग्रेजुएशन का प्लान कैंसिल, क्योंकि अब तो अलाउ हो गया। तो मतलब डिग्री लेने का ये सब बेसिस कैसे हो सकता है, मतलब कैसे आप सोच रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ आप शिक्षा ले रहे हो, किन लोगों से कोच और गाइड बना रखे हो, ठीक है, कि मतलब आपको ये बेसिक सा बात समझ में नहीं आ रहा है। इस शुरुआत में जो 45 मिनट में समझा रहा था तो मैं यही समझा रहा था, इसीलिए मैंने आपको बोला भी कि ये सब प्रॉब्लम कुछ विशेष बच्चों की है, और बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ और बच्चों के पीछे मत छुपिए, ठीक है। और आप कह रहे हो कि उस सब्जेक्ट को हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ रखा है, अब कल को पीएचडी वाला पैदा हो जाओ कहे हम तो इसमें पीएचडी में मैंने थीसिस पे थीसिस किया है इसमें, तो हमको सबसे पहले मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ किसी बात का, ठीक है, स्वयं सोच के देखिए। और मैं 2018-19 से पहली बार मैं जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो उस समय पीजीटी हिस्ट्री के लिए मैं एलिजिबल था, मैं सेलेक्ट भी हुआ। और अब जो नया नोटिफिकेशन आया, मैं पीजीटी हिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, हिस्ट्री में मास्टर्स करने के बाद भी, क्योंकि ग्रेजुएशन में वो हिस्ट्री नहीं था। लेकिन मैंने हिस्ट्री इसलिए थोड़ी ना लिया था कि हमको पीजीटी हिस्ट्री बनना है, मैंने हिस्ट्री इसलिए लिया था क्योंकि मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना चाहता था। मैं पॉलिटिकल साइंस में इसलिए लिया हूँ बाद में जाके मैंने, क्योंकि मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, मुझे डिग्री चाहिए थी, मुझे सिर्फ पढ़ना था पॉलिटिकल साइंस में क्या चल रहा है, इसलिए नहीं कि एलिजिबल है कि नहीं है। गवर्नमेंट का क्या हो तो कल को फिर नियम चेंज कर देगी, खुद थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करिए इस तरह की हरकतें करने से पहले, ठीक है। कल को चेंज हो जाएगा एलिजिबिलिटी, आपकी फिर लग जाएगी, ठीक है। फिर करते रहिए यूट्यूब पे कोई नहीं बताया है और ये वो फलाना ठिकाना, मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा सोच को विस्तार करिए भाई, अदरवाइज बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे आप। मेरा क्या है, तो सेशन कंक्लूड, बात खत्म, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि मतलब ऐसे फ्यूचर में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। जवानी का 3 साल 5 साल इस तरह से बेवजह इस तरह की चीज़ों में बर्बाद करना बहुत वाइज आइडिया नहीं है, ठीक, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपका नाम खुशी, ठीक है, ओके। देन आई कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट। Can I ask a question, sir? नहीं, अब आप रीज्वाइन करिएगा, जब आपका नाम कॉल आउट किया जाएगा तब आपको बोलना है। खैर, इन मीन टाइम आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट सोहम पाल जी। सोहम, यस प्लीज। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सोहम, बताइए। हाँ सर, मेरा डाउट सर इस सेशन के रिगार्डिंग नहीं है, थोड़ा हट के है, ठीक है। क्या मैं बताऊँ? यस बताइए। लास्ट में ओके सर, मेरा एक सर डाउट है कि अगर सर कोई आदमी ग्रेजुएशन के बाद तुरंत उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब लग जाता है, ठीक है, और 6 मंथ अगर उसका डीएलएड या फिर बीएड कंप्लीट हो जाता है, डीएलएड नहीं बीएड कंप्लीट हो जाता है, और उसके जॉब लगने के बाद वो चुपके से और 1.5 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद सर उसको क्या क्या दिक्कत आ सकता है? मेरा सर जितना अगर वो एनवीएस केवीएस एवंस में जाना चाहता है, तो सर मुझे जितना पता चला कि अगर वो एनओसी नहीं लेकर जाएगा तो उसको एनपीएस को शिफ्ट करने में दिक्कत आ जाएगा, और अगर एनओसी लेकर जाएगा तो एनवीएस या फिर केवीएस को पता चल जाएगा कि ये आदमी रेलवे में जॉब कर रहा था और उसके साथ साथ इन्होंने बीएड भी कर लिया, तो सर उस स्टेज में भी ये अनएलिजिबल हो जाएगा। तो सर इसके रिगार्डिंग क्या आपको सर कुछ पता है? देखिए सोहम पाल, सबसे पहले तो बात ये है कि किसी भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे में आप जाते हो इस तरह का, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट से एनओसी चाहिए होता है आपको, और ये चीज़ टोटली प्रोहिबिटेड है कि आप जॉब के साथ साथ रेगुलर डिग्री की हो। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके खिलाफ कोई रिटर्न में कंप्लेन दे दिया तो बहुत दर्द देगा आपको वो चीज़, ठीक है। फिर आपको सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटने पड़ेंगे, उसके बाद कोई उपाय नहीं है फिर अगर कोई कंप्लेन कर दे, क्योंकि आप एट द सेम टाइम फुल टाइम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए, माइक ऑफ करिए अपना, फुल टाइम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी आप जाके इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो ये एक तरह से नॉट अलाउड होता है, क्योंकि बीएड एक फुल टाइम डिग्री है जो आपने लिया है, ठीक है।
वो अपने पैसा दे के 3-5 करके कर लिया, और चुपके से कुछ नहीं होता है। बस बात ये है कि आपका दुश्मन कौन है, पीछे आपके कौन पड़ा है। अगर कोई आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे तो आज दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर करती हैं, कौन इतना पीछे पड़े, एक बार जिसका हो गया सिलेक्शन, ठीक है, कहीं डिग्री जाके ले लिया होगा, क्योंकि सरकार को खुद भी पता है कि जिस कॉलेज से आप बीएड का डिग्री लिए हो वहाँ डिग्री कैसे मिलता है, ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, तो गवर्नमेंट इग्नोर करती है। इग्नोर करती है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लीगली अलाउड हो गया। सड़क पर जाते हो, तुम ट्रैफिक ओवरशूट कर देते हो, कोई जरूरी नहीं कि ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हारा चालान काटे, उसको भी पता है हिंदुस्तान में रहते हो, वो भी इग्नोर करता है। तुम चाहे सड़क पर थूक दिए हो, वरना तो फाइन तो उस पर भी है कि आप पब्लिक प्लेस में इस तरह से नॉइज़ नहीं क्रिएट करेंगे, इस तरह से थूकेंगे नहीं, गंदा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोग कर नहीं रहे हैं। देश में बाकी के नियम बनाने वाले लोग भी वैसे ही तो इग्नोर करते हैं। तो जो चीज़ आप कह रहे हो वो जब तक इग्नोर्ड है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कंप्लेन कर देगा तो नॉट अलाउड है और दिक्कत होगी आपको, ठीक है, जरूर से दिक्कत होगी कोई कंप्लेन कर देगा तो, ठीक है सोहम। हाँ सर ठीक है। और सर अगर फ्रेश कैंडिडेट के जैसे अगर अप्लाई कर देता हूँ, अगर कोई कंप्लेन भी नहीं करता है, फ्रेश जैसे अप्लाई होता है, तो सर एनपीएस शिफ्टिंग में कोई दिक्कत आ सकता है? क्योंकि प्रान नंबर एक ही होता है तो। क्यों नहीं होगा दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत होगा। जॉब में भी होगा, सैलरी में, पेंशन में, सभी लेवल पे दिक्कत होगा, क्योंकि एक बार कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो सभी लेवल पर रजिस्टर्ड हो जाता है। आपका तुरंत 2 मिनट में खुल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई आपको कंप्लेन कर देगा तो। आप कहाँ, बंगाल से हो? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो मेरे साइड से तो नॉट रिकमेंडेड, बाकी आपका चॉइस है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और जहाँ जॉब कर रहे हैं उसमें खुश रहिए भैया। Sir, can I ask a question? ओके, देन आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट कशिश Sir, जी। कशिश, यस प्लीज, यस बताइए। सर सर मेरा बीएससी मैथ्स ऑनर्स है, बीएचयू से किए थे, लेकिन कॉम्बिनेशन अब जाके पता चला है जो गलत सिलेक्ट कर दिया, फिजिक्स मैथ्स ज्योग्राफी कर लिए थे। और जैसे कि वहाँ पर बीएचयू में जैसे एंसिलरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सेकंड सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में, तो वहाँ पर एंसिलरी में केमिस्ट्री पढ़ा था। तो आप हमको बताइए इस बेसिस पे कहाँ कहाँ मतलब एलिजिबल हो सकते हैं? ये तो डिपेंड करता है, जब जॉब आएगी तब पता चलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होते रहता है। अभी आप ईएमआरएस वाला जो है उसमें लिखा हुआ था कि फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई भी 2 सेमेस्टर में होना चाहिए। तो जैसे एंसिलरी है वो काउंट होगा या नहीं? होगा, काउंट होगा, अगर 1 ईयर पढ़ रखा है तो। तो वो 1 ईयर मतलब नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है और 4th सेमेस्टर में पढ़ा है। हाँ हाँ, वही 2 सेमेस्टर में पढ़ रखा है तो भी काउंट होगा। ठीक है, 2 सेमेस्टर में पढ़ रखा है आपने तो, ठीक है। इसका मतलब अगर हमको मास्टर्स अगर कर लेते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन का जो ये लोचा हो गया, क्या ये मास्टर्स के पे पड़ेगा आने वाले? नहीं सॉल्व होगा। अभी कोई और पूछा था तो भी मैं नहीं बोला था, नहीं, उस मास्टर्स होने से फर्क नहीं पड़ता टीजीटी की एलिजिबिलिटी पर। अगर पीजीटी के लिए मास्टर्स कर रहे हैं और मान लीजिए पीजीटी में बोल दिया, ये बोल सकता है कि आपका बीएससी में मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी होना चाहिए और नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेगा। पीजीटी में बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री ही मैटर करता है, लेकिन फिर भी कोई भी सब्जेक्ट में पीजी कर रही हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कहीं भी जॉब में अभी ही चेक कर लीजिएगा कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको चूज कर रही हैं पीजीटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट चूज करिएगा आप। ऐसा तो सिंगल सब्जेक्ट में होता है तो मैथ्स ही करेंगे, जैसे बीएससी मैथ्स है तो मैथ्स ही करेंगे। हाँ तो ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। बस ये मेरे को थोड़ा सा सांत्वना देती कि आप दोनों के लिए जब भी अप्लाई करते हैं बीएससी का जो कॉम्बिनेशन है ये मेरे को दिक्कत करेगा। तुम्हें मैं बोला ना कि जब तुम एमएससी मैथ में कर रही हो तो एलिजिबल हो। आगे दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी इसी साल ही मेरा हुआ है, तो अभी पीजी मैंने क्या बोला, अगर आप एमएससी मैथ कर रखी हैं तो आप एलिजिबल होंगी पीजी में, ठीक है। कभी भी याद वैकेंसी खुलेगा। अरे यार गजब लोग हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैंडिडेट विनीत तिवारी, यस प्लीज। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार विनीत, बताइए। हाँ सर, मेरा वैसे तो डाउट हो गया, अभी एक डिस्कशन चल रहा था, मेरा बीटेक और बीएड है सर। अच्छा ठीक और है। हाँ एमएससी है सर, तो मैं कर सकता हूँ ना सर इसमें मैथ्स में?
फिजिक्स आपने पढ़ रखा होगा 1 2 3 में से, फिजिक्स 1 2 3। मैथमेटिक्स M1 M2 M3 पढ़ा है सर। M1 M2 3 M3 पढ़ रखा है। और अच्छा, बीटेक में किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप टीजीटी पर? सॉरी वो पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। और एमएससी किस में कर रखा है आपने? एमएससी मैथ में है सर। आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट बस पढ़ा होना चाहिए, तो टेक्निकली यस यू आर एलिजिबल। क्योंकि मैथ्स 1 2 3 आप पढ़ रखे होते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में। और सर केवीएस और एनडीएस में भी यही रहेगा सेम, मतलब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब एलिजिबल होंगे कि नहीं सर ये, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि एलिजिबल रहेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई इस बात का गारंटी नहीं है। जैसे कोई इसके पहले आपसे पहले कोई गारंटी मांग रहा था ना, कोई लड़की अभी बोल रही थी कि हमेशा हम एलिजिबल रहेंगे ना, तो ये हमेशा वाला तो भाई भगवान से जाके बात करिए। ठीक है, क्योंकि सरकार कर को एलिजिबिलिटी नया चेंज कर दे तो नया हो जाएगा। नहीं सर, अभी आपने बोला था एक सेमेस्टर भी पढ़ा है तो चल हाँ, जाएगा। एज ऑफ नाउ एलिजिबल है, एज ऑफ नाउ एलिजिबल है। ठीक है, लीगल स्टेटमेंट को लीगल तरीके से ही लिया करिए। एज ऑफ नाउ एलिजिबल है, कल को चेंज हो जाएगा तो उसका कोई माई बाप नहीं है। बात बस इतनी सी है। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी एज ऑफ नाउ एलिजिबल है, और आप एनवीएस में भी एलिजिबल हैं एज ऑफ नाउ। तो ठीक है, ये जो रूल चेंज हुए थे सर, सभी में चेंज हुए कि नहीं इसमें कोई अभी जरूरी नहीं है। बोला, आप इतने देर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है भाई। ठीक है जी, अंजलि गुप्ता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंजलि जी, बताइए। सर मुझे पूछना था EMRS के लिए, जैसे आपने बताया डेली वाइज पे प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उसके लिए, तो फिर TGT के लिए होंगी उसके लिए क्लास? यस यस, टीजीटी का अनाउंसमेंट अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, अभी आ जाएगा आपको यूट्यूब पर। अच्छा ओके सर, क्योंकि सर मेरे को TGT के लिए भी और जो हॉस्टल वार्डन की निकली और जूनियर असिस्टेंट, तो मैं सोची तीनों के लिए अप्लाई करने के लिए। नहीं ठीक है, टीजीटी के लिए अभी 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 कंटेंट आ जाएगा, थोड़ा सेशन के चक्कर में जो है। दोनों पैकेज लेने पड़ेंगे या फिर एक में हो जाएगा? एक में हो जाएगा यार, एक ही में हो जाएगा। आप हैंडलर से पूछ लीजिएगा, हो जाएगा एक में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। एंड वो अंजलि, इतने ये ओपन सेशन वगैरह के कारण ना मेरा जो मेन काम है वो सारा पीछे छूट रहा है, बस इसी चक्कर में अनाउंसमेंट नहीं हो पाया, वरना थोड़ी देर में भी वो आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। एंड सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि सब पूछ रहे हैं तो मैं सोचा एक बार मैं भी नहीं पूछ बताइए। लेती हूँ कि ग्रेजुएशन में जैसे मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जो है मैंने तीनों साल पढ़ी हुई है, तो फिर मैंने एक गलती कर दी कि मैंने बीएड के साथ अपनी एमए भी कर ली पॉलिटिकल साइंस में, बट मुझे पता था वो ठीक नहीं है मेरे लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जुलाई वाले यही जो सेशन है इसी में मैं मास्टर्स के लिए दोबारा अप्लाई कर दूँ, क्योंकि मेरी रिसेंटली जून में कंप्लीट हुई है बीएड। बट मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि मैं हिस्ट्री के लिए करूँ या फिर इंग्लिश या हिंदी के लिए कर लूँ। देखो अंजलि, तुम साथ में कर लियो, उससे दो दिक्कतें। एक तो पॉलिटिकल साइंस का ऐसे भी पीजी पे कोई सीट नहीं आता, तो करके भी कुछ उखड़ नहीं रहा है उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीजीटी की आती नहीं है सीटें पॉलिटिकल साइंस से। नहीं सर, DSSS वगैरह में तो आती एक है। सेकंड, सिर्फ DSSS में आती है सिर्फ, और वगैरह जैसा उसमें कुछ नहीं है। और उसमें सिलेक्शन को हल्के मत उठाइए, और साथ में बीएड के साथ वो कॉम्बिनेशन में आप एलिजिबल नहीं है, टेक्निकली नॉट वैलिड है वो। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ DSSS को उदाहरण मत बनाइए। DSSS में 4 सीटें 5 सीटें 7 सीटें ऐसी आती हैं। ओके सर। हाँ, तो 5-5 सीट 7-7 सीट को देख कर अपना भविष्य मत डिसाइड करिए आप लोग। ठीक है, 4 सीट के गवर्नमेंट जॉब पर जो जाके फॉर्म फिल करेंगी तो जो है वो सिर्फ कहने के लिए है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, 10 सीट 12 सीट ऐसे आता है DSSS में, पीजीटी में। ठीक है, सर मैंने जो इंग्लिश और बाकी ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रखा है मेजर में? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैंने तीनों साल पढ़ी, और इंग्लिश और हिंदी पढ़ी है, लेकिन मैंने 1.5 साल ही पढ़ी है, मतलब 3 सेमेस्टर। हिस्ट्री पढ़ रखी हो ना थ्रू आउट 3 ईयर्स में? हाँ जी सर, क्या? हिस्ट्री पढ़ रखी हो ना थ्रू आउट 3 ईयर? हाँ जी सर। हाँ, तो बस एलिजिबल हैं आप सॉरी, आप पीजी हिस्ट्री करिए। हिस्ट्री करूँ? हाँ, और हाँ, इग्नू में फॉर्म फिल हो रहा है अभी भी, 30 सितंबर लास्ट डेट है। हाँ जी सर, नहीं वो मुझे पता है, अभी एक्सटेंड हुई थी। कल वाला सेशन ये देखा था आपका, तो उसमें भी आपने बताया था। वो एक्सटेंड तो हुआ है, फिर मैं जाके हिस्ट्री से फॉर्म फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके सर। एंड सर TGT वो सोशल साइंस वाला भी जल्दी से वो कर देना EMRS के लिए। अरे भाई कर दूंगा, सबका अनाउंसमेंट हो जाएगा। मैं क्या मतलब, सभी टीचर्स का शेड्यूल और एकदम सब इतना पैक्ड चल रहा है कि मेरे लिए थोड़ा सा उसको सब मेरे टाइम का भी इशू चल रहा है, वरना हम तो अनाउंस कर देंगे यार, उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग हमें क्या नुकसान है,
बच्चा फी ही देगा, ठीक है। लेकिन हमको एक मिनिमम क्वालिटी भी तो इंश्योर करनी है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच बना दिए हैं, बच्चों को एनरोल कर दिए हैं, कल को बच्चों को नहीं, तो दिक्कत। वैसे तो मैं DFFE वाले बैच में भी थी। हाँ मुझे बट पता उसमें है ये अंजलि, मुझे पता है, वो बात मुझे पता है, मैं समझ गया। अच्छा ओके सर क्योंकि मैं डोमेन वाला सब्जेक्ट हूँ तो उसके है मेरे पास प्रिपरेशन ठीक ठाक है, बट उसको तो मैं खैर अभी से कर रही हूँ, पर मेरे को पार्ट ए वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो रीजनिंग वगैरह सबके नोट्स मिले थे, बट नोट्स से ना मुझे अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता, जो इतने अच्छे से इंटरेक्टिव क्लास से हो जाता है, तो बस इस वजह से थोड़ा अच्छा सा आप मेरे साथ उस वाले में थी ना, DSSB वाले में, क्या कहते हैं, जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हाँ जी सर, तो कुछ समझ में आ रहा था वहाँ पे? बिल्कुल सर, सब कुछ अच्छे से समझ में आया था, बल्कि इवन मैंने तो अपने नोट्स भी प्रिपेयर करे थे, तो मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है बस उसको लेके। बस मेरे को रीजनिंग वगैरह में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा वैसे सर पता है मेरे को पहले से गाइडेंस मिली होती है ना, वैसे मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, बट अब बहुत ज्यादा लिंक टूट गया ना, तो इस वजह से अब अच्छे से हो नहीं पा रही है। नहीं जो बैच आप बोली ना, काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैं पेपर में देखा हूँ तो मुझे याद है। अच्छा आप वो बहुत काफ़ी समय हो गया वो बैच को कंप्लीट हुए। नहीं सर इतना भी टाइम नहीं हुआ, लास्ट ईयर की तो बात है। लास्ट ईयर यार, लास्ट ईयर तो वही कह रहा हूँ, मेरे लिए का तो काफ़ी समय हो गया, तब से पता नहीं कितने सारे बच्चे हम पढ़ा लिए। ठीक है, काफ़ी समय हो गया। कब खत्म हुआ था कंप्लीट, आपका बैच कब कंप्लीट हुआ था? अक्टूबर में? हाँ जी सर। नहीं सर मैं दिसंबर वाले में लिया था, शायद जनवरी फरवरी में खत्म हुआ था। दिसंबर वाले में ले रखा था वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने उसमें जिसमें हम लोग पढ़े थे। हाँ जी अच्छा ठीक है चलिए ठीक है अंजलि, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा देखिए आप खुद सोचिए, हम लोग थोड़े, हम क्यों नुकसान कराएंगे प्लेटफॉर्म का? ठीक है ना? नहीं मुझे लगा कि क्या पता, अब आपने बोला जैसे नॉन टीचिंग के लिए तो सिर्फ उसी के लिए हो प्रिपरेशन, बाकी उसके लिए ना हो, इस वजह से मैंने सोचा एक बार पूछ लूंगी सर से। एंड दिल्ली बैट्स की मेजॉरिटी ऑफ द टीचर भी गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है। तो होता क्या है कि दिन उनमें शेड्यूल हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कोई NVS में है, कोई BPSC वाला है, तो सबका अलग अलग अपना टीचिंग का जॉब का वो है। ठीक है, इसलिए भी थोड़ा शेड्यूल बैठाने में दिक्कत होता है हम लोगों को। और सर सेमिनार कब होगा? सेमिनार यार नेक्स्ट 10 डेज में अनाउंस होगा, बहुत जल्द होने वाला है। पिछले 10 मई को बोला गया था एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। मैं क्या होता इन सब चीज़ों का जवाब नहीं मेरे पास। सेमिनार मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जाता। लास्ट ईयर भी दिवाली के आसपास ही हुआ था आई थिंक। देखो इस साल अगर होना होगा ना तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में कंडक्ट कर देंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ओके सर। हाँ बहुत जल्द होने वाला है, तो दिल्ली में वहीं करोल बाग पे मुलाकात होगी। अच्छा ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो हाँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में प्लान बन रहा है। वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट इट इन आवर टीम। तो डिस्कशन शुरू हो गया है, इसका मतलब कि अब मुझे इस पे बस फाइनल कॉल लेना है कब करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नवरात्रि बात कर देता हूँ, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शायद हो जाएगा। ठीक है अंजलि, थैंक यू सर। ओके थैंक यू अंजलि। देन आई विल कम टू, देखिए जैसे अंजलि ने कहा कि और लोग पूछ रहे थे तो मैं भी पूछ लूँ। नहीं यार, आपको जो डाउट है आप वो चीज़ पूछिए। आपको पूछते पूछते एहसास नहीं होता है कि आप अपना एंग्जाइटी का ठेका मेरे सर पे ला के रख दे रहे हो। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर इससे कभी दिक्कत तो नहीं होगा। अभी दिक्कत का क्या, इतनी देर से बोला जा रहा है कि एलिजिबिलिटी कभी भी चेंज हो सकता है, तो मतलब क्यों नहीं हो सकता है सर? इससे क्या मैं हर जगह हो जाऊंगा एलिजिबल? अरे इतनी देर से बताया जा रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। जब तक आप उसको महसूस नहीं करोगे, अब तुमको क्या है कि तुमको बस इस हिसाब से तुम रूल्स को तुम्हारे कान सुनना चाहते हैं कि मेरा हो गया कि नहीं, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो मुद्दे की बात नहीं समझना है, बस कान इस हिसाब से खोले हुए हैं कि मेरे में यस कर दिया जाए। ठीक है, और मेरे यस कर देने से आपकी लग जाएगी, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि खुद से भी देख लें क्या चीज़ कहा जा रहा है। वो इंस्ट्रक्शन जो नॉर्मल सी बात है वो आप पे भी लागू हो रहा है, आप सभी लोगों पे लागू हो रहा है। हाँ यस अब है, यस क्विक। सही कह रहे हैं सर। नॉर्मली कमी फीस होते लोग यूपीएससी में लगे पर 1000 ही सीट है, तो वो हर जगह थोड़ी ना हाथ पर मार रहे हैं। यूपीएससी में 1000 ही सीट के लिए मिल जा रहे हैं। वही चीज़ कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा ये चीज़ देखना जरूरी है। सर अभी जैसे अंजलि जी ने बताया कि मास्टर्स का, तो मैं सर पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ। मैंने अपने बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिखा है, परस्यूइंग पीजी इज राइट डिसीजन फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने वो, अब मुझे याद दिया कि क्या मैं सर से पूछ ही लेता हूँ। पहले मैंने पूछा नहीं, चलने के सही क्वेश्चन नहीं है कि डिसीजन मैंने लिया, सर कहेंगे क्या तुमने यार लिया, तुम ही पढ़ो, तो हमें क्या लेना। नहीं तो पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं सर, अब उसमें ये आ गया, अपने सर जैसे कहा कि ये बात आ गई कि पीजी पॉलिटिकल साइंस से वैकेंसी नहीं आती है सर। तो मैं पॉलिटिकल साइंस जैसे देखिए अब है, और ये मेरे कहने पर मत जाइए, 4 एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख लो, DSSB छोड़ के कहीं और तुमको पॉलिटिकल साइंस दिख जाए।
तो ये चीजें हमको पहले नहीं पता थी ना पहले से कि टीजीटी में नॉर्मली यूपी का देखा तो यूपी में आती है, मैंने मुझे लगा इस बार जीआईसी की तरह है 1253 करके आ गई थी 1250 के करीब, तो उसमें थी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें अच्छी थी पॉलिटिकल साइंस के अदर सब्जेक्ट से, तो मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ सही चल रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस मुझे इंटरेस्ट है, पढ़ूंगा भी अच्छा होगा मुझे लगा। देखो अब यार वही वापस सा बात आ जाता है। ये सर देखिए सुनिए, सब्जेक्ट का ऐसा दिक्कत क्यों आता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ना स्कूल लेवल पर ऐसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया नहीं जाता है, तो उतनी टीचर की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए वैकेंसीज आती हैं कम। रीजन बेसिकली यही है। तो सर मेरा राइट डिसीजन है कि नहीं सर, इसका तो साथ में हिस्ट्री भी कर लो, अगर राइट और रॉन्ग के बीच में कंफ्यूज हो तो दोनों कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, दोनों कर लीजिए, क्या दिक्कत पड़ रहा है आपको। हिस्ट्री से कर लूं और इग्नोर से, हाँ दोनों कर लीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन अभी आपने बोला कि आप हर जगह एलिजिबल, लेकिन पीजीटी में मैं कहीं भी नहीं एलिजिबल, तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। आप जैसे सिंगल देखो सुनो, फाइनेंशियल वाला जो बात आप अभी कह रहे थे, देयर इज ऑलवेज सम और द अदर प्राइस वन हैज टू पे। तो कभी वक्त का कीमत होता है, तो कभी पैसे का कीमत होता है। पैसे का कीमत होता है। हाँ, तो कुछ चीज़ का कीमत रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो लास्ट जो केवीएस की वैकेंसी आई थी, तो तुम देख लो तुम्हारे सामने है पीजीटी के टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ सीधा कह रहा है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए बस। अब उसमें देखो जो लास्ट वैकेंसी आई है उसमें कहीं तुमको पॉलिटिकल साइंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बायोटेक दिख रहा है। अब कोई बच्चा बोले कि सर हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं बायोटेक में, अरे तो बायोटेक एक जगह आ गया तो आ गया, बाकी की जगह तो नहीं आ रहा है ना। ठीक है, पीजीटी टीचर से सब्जेक्ट देखो किस किस तरह का है और कौन कौन से वैकेंसी आई हुई है, तो कहीं पॉलिटिकल साइंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये केवीएस का है, ठीक है, ये केंद्रीय विद्यालय का है, पीजीटी का 2022-23 का जो रिक्रूटमेंट आया था। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर करता है। अब DSSB में देखोगे तो वहाँ पर है, तो यार ये सब लगा रहेगा यार। ठीक है, ये कोई चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। ये सर ये सही कह रहे हैं आप, जो काफी वो परेशान करता है कभी कभी कि मैं इसमें अच्छा हूँ वही नहीं परस्यू कर पाऊंगा, जैसे लर्निंग ही नहीं कर पाऊंगा, तो फिर क्या करने के लिए एलिजिबिलिटी के लिए दूसरा कर लूँ। सुनिए, ऐसा है, डजेंट मैटर कि आपको क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है। ठीक है, जिससे प्रेम है उससे शादी हो जाए तो ठीक है, वरना जिससे शादी कर रहे हैं उससे प्रेम कर लीजिए। ठीक है, तो बात बस इतनी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल। यस सोहम, लास्ट क्वेरी यस प्लीज। सोहम आप अपना माइक निकाल, हेडफोन निकाल के बोलिएगा। हाँ सर मैं हाँ हेलो सर। जी जी बताइए। हाँ हाँ सर, मेरा और एक क्वेरी है। मैं सर वेस्ट बंगाल से हूँ, इसलिए हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मेरी हिंदी आपको बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे। हाँ सर, आपसे मेरा 1-to-1 भी इंटरेक्शन हुआ था। मैं अभी जीडीएस में हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा। और अगर मैं सर इग्नू से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ अभी, मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है, अभी थर्ड ईयर चल रहा है। मैं एनबीएस केबीएस में टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं फर्दर मास्टर्स भी कर लूँगा और उसके बाद बीएड भी कर लूँगा। और सर मेरा डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन का स्कोप होता है एमटीएस का, उसके लिए सर अगर मेरा 29 या फिर 30 इयर्स में अगर मेरा प्रमोशन हो जाता है और फ्रेश एनपीएस अकाउंट बन जाता है, पहले और उसके बाद पूरा उम्र पढ़ाई करने वाले हो, बुढ़ापे तक यही सब करोगे? हाँ सर बोलिए। पहले तो तुम यही पूरा उम्र क्या यही सब करने वाले हो? पढ़ाई उड़ाई केवल किताब कॉपी ग्रेजुएशन, पूरी उम्र आप यही करने वाले हैं? नहीं सर, इसमें घुस गया था और मेरा टीचिंग में जाने का इरादा था पहले से ही, लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल में 2016 में लास्ट एसएलएसटी हुआ था। वो भी तो वैकेंसी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो हुआ था। हाँ, उनका जॉब चला गया है अभी। तो उस वक्त धरना दे रहे हैं, तो क्या करना चाहते हैं? 2016 में तुम हो भी गए होते तो तुम भी धरना दे रहे होते। हाँ, वो तो मैं भी धरना दे रहा होता था। अच्छा, धरना दे रहा था। सर मेरा क्वेरी है सर, अगर मेरा 29 या फिर 30 इयर्स में मेरा एमटीएस में प्रमोशन हो जाता है और उसके बाद 40 इयर्स तक पीजीटी का वैकेंसी आता है, ठीक है, तो सर उसमें अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता है तो सर ये एनपीएस अकाउंट अगर मैं एनओसी लेकर केबीएस में जाता भी हूँ तो क्या सर मुझे पूछेंगे कि आप 30 इयर्स की एज में कैसे एमटीएस बन सकते हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 27 इयर्स के एज में ही एमटीएस का फॉर्म क्लोज हो जाता है। नहीं और पूछेंगे।
नहीं पूछेंगे। जब तक कोई कंप्लेन ना करे, कोई भी एनपीएस लेके जा रहे हैं। ओके, और एक बात सर, और अगर किसी तरह उन लोगों को पता ये चल सकता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट में एमटीएस या फिर पोस्टमैन का जो वैकेंसी आता है वो सिर्फ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय भर सकता है, जीडीएस ही भर सकता है, और बाहर से इसका रिक्रूटमेंट नहीं नहीं, होता ये है? नहीं पता चलेगा। दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस। जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तब तक ये बात नहीं उठेगी। ठीक है, तो सर मैं एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट में रहते हुए बीएड एमए में कर लेता हूँ, उसके बाद में डिपार्टमेंटल के लिए भी। देखिए सोम, मेरा काम यहाँ पर बैठकर चीज़ों को बस इलेबोरेट करना है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप ये जाके कर लीजिए, नहीं कर लीजिए, ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि आप पूछ रहे हो कि सर मेरे को छत से कूदना है, मैं पैराशूट लेके कूदूँ, मैं रस्सी लेके कूदूँ, और मैं पहला सेशन का आधा घंटा ये समझा रहा हूँ कि छत से नहीं कूदना है। हाँ सर, ये तो बात ये है। अभी आप देख लीजिए कि आप कहाँ से कैसे कूदना चाहते हो, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है भाई। आपको पता है, आपको ये बात पता है कि आप जो बात कर रहे हो संपूर्ण रूप से सही नहीं है, यह तो आप मानते हो ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो सर। उसमें हमारे जैसे व्यक्ति का क्यों मुहर लगवा रहे हो भाई? हमको क्यों पाप में ढकेल रहे हो? ठीक है, मेरा काम तो है, सर- ये सेशन ओपन होता है, यूट्यूब पर जाता है। आप सोचिए, मैं बच्चों को बैठा के सब सलाह नहीं दे सकता हूँ, मेरा मॉरल कॉन्सेंस अलाउ नहीं करेगा मुझे ये चीज़ करने के लिए। हाँ 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 हाँ। ये सर आपने सही बात कहा है। तो सर मुझे टीचिंग सेक्टर में जाना है, तो मुझे लाइब्रेरी साइंस का कोर्स क्या करना सही रहेगा? वो आप कर सकते हैं, वो अलाउड है, डिस्टेंस से आप डिग्री ले सकते हो। हाँ हाँ, इग्नू या फिर हमारा जो इग्नू यूनिवर्सिटी से है, करिए, नेताजी सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस से नहीं, वो यूनिवर्सिटी। जो डिस्टेंस एनएसआईटी कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी है ना बंगाल में, उससे मत करिएगा। हाँ हाँ हाँ, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ, उससे मत करिएगा। नहीं सर, मैं इग्नू से ही करूंगा, इग्नू से क्योंकि करिएगा, आपका उसमें रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है। मैंने। बंगाल वाले हाँ मेजॉरिटी हाँ, वाले लोग उसी से करते हैं, उसमें रिजल्ट आने में समय लगता है। ठीक है सर। तो सर ये बीएड डीएलएड का चक्कर छोड़कर मुझे बीएलआईएस में ही स्विच करना ठीक रहेगा? आई डोंट थिंक, मुझे लगता है अगर करने का मन है तो कर लीजिए। लेकिन मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि कोई बता रहा है कि आप जॉब में रहते हुए नहीं कर सकते हो, कोई बता रहा है कि कुछ नहीं होगा, आप जॉब कर में रहते लीजिए। हुए तो कोई भी क्या- रेगुलर डिग्री आप नहीं ले सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉमन सेंस। हाँ, बात क्योंकि इतनी दोनों है। जगह में एक कैसे सेकंड कैसे सुनो, पता पहले चला बात सर? सुनो। आप कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है से मतलब नहीं है। तुम जॉब रहते रेगुलर डिग्री कहाँ से लाने वाले हो, जब तक कॉलेज हाँ वाले को पैसा नहीं दोगे कि मेरा अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। हाँ सर, ये तो बात है, ये तो सही बात है। तो जब कोई चीज़ संभव ही नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो आप जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं नहीं सर, हमारे हिसाब से तो सूरज जो है ईस्ट से नहीं वेस्ट से निकलता है, क्योंकि हमारे शीशे में देख रहा था। तो इस तो बात का कोई तर्क ही नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि अगर आप रेगुलर जाके जॉब कर रहे हो तो तुम रेगुलर कॉलेज से डिग्री कैसे लाने वाले हो बिना कुछ फर्जीवाड़ा किए, ये बता दो आप। हाँ सर। तो किसी से पूछ क्यों रहे हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लॉजिक सिंपल है कि नहीं कर सकते हो फिर। नहीं सर, लेकिन एक्स्ट्रा हाँ, डिपार्टमेंट में आगे। कॉलेज वाले के पास जाओगे तो मना नहीं करेगा, वो कहेगा लाओ पैसा दे दो। हाँ, वो तो बीएड कॉलेज में ही, बीएड कॉलेज में वो क्यों कर मना देंगे। करेगा? उसकी तो दुकान खुली हुई, दुकान चल रहा है, वो क्यों मना हाँ करेगा? हाँ हाँ। ठीक है, वो क्यों मना करेगा? और सर मैंने बीएलआईएस कोर्स करने के बाद जो लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी आता है, उसमें मैंने केवीएस एमएस में मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी जगह में आपने ऐसा BLIS है कर कि रखा है क्या? एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हाँ सर। आपने BLIS कर रखा है? नहीं सर, ग्रेजुएशन के बाद कर लूंगा। अच्छा, वो भी आप कर लोगे। अच्छा ठीक है, हाँ आगे बताइए, और क्या कर लेंगे आप? नहीं सर, तो मैंने बीएड का प्लानिंग छोड़ दूंगा और बीएलआईएस का देखिए करूंगा। सोहम, मैं आपको ऐसे रिकमेंड कर रहा हूँ, आप क्या करिए ना, डीएलएड कर सकते हो आप डीएलएड करने की कोशिश करिए। सर वो भी तो रेगुलर कोर्स है, हाँ, तो सर उसमें भी तो दिक्कत आ सकता है, लेकिन नहीं, मैं दिक्कत नहीं आएगा लाइब्रेरी उसमें। साइंस। आप डीएलएड कर लीजिए, दिक्कत नहीं आएगा। क्यों नहीं सर? क्योंकि फ्यूचर में उसके बाद आप बीएड वगैरह डिस्टेंस से कर सकते हो डीएलएड करने के बाद। तब वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप कैसे किया है, नहीं किया, तब आपसे केवल बीएड की डिग्री मांगी जाएगी। हाँ, इग्नू में मैंने एलिजिबिलिटी भी देखा था कि डीएलएड के साथ रेगुलर डीएलएड होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओपन से फ्रेश कैंडिडेट को अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है, मैं फर्जीवाड़े वाले सजेशन नहीं देता हूँ, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं बहुत सारे आपको फर्जीवाड़े वाले सजेशन दे सकता हूँ। लेकिन अगेन मैं ज़िंदगी को इस तरह से नहीं देखता हूँ यार। मतलब तुम 30 साल 40 साल तक खाली तुम डिग्री लेने के बारे में बात कर रहे हो,
गजब भाई। नहीं सर, अगर आपका सजेशन लेना हो तो सर मेरे लिए सबसे सेफ कौन सा पाथ रहेगा, BLIS या फिर DLED? देखिए प्रश्न ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वही आपके लिए फिलहाल उचित प्रश्न है, ये भी तो को देखना जरूरी है। ऐसा नहीं जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो फिलहाल आपके लिए वही जायज़ क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर GDS में जॉब कर रहे हो तो वो ऑलरेडी नॉन परमानेंट जॉब है, आपको 14-15 हज़ार रुपये मिलता होगा। हाँ 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 सर, हाँ सर। ठीक है, 2-3 साल 4 साल बाद अगर वो MTS में जब डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगा तब होगा, हाँ सर। जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी तुरंत में नहीं है, राइट? हाँ ठीक है, तो सिर्फ GDS का आप जॉब कर रहे हो तो आप डिग्री परस्यू कर सकते हो, जाके कर लीजिए, क्योंकि वो जॉब कोई परमानेंट जॉब नहीं है, उससे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सही चीज़ नहीं है लेकिन दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि GDS का जो पेंशन अकाउंट होता है उसको GDS लाइट कहते हैं, और डिपार्टमेंट का अलग पेंशन अकाउंट होता है। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप MTS में रहोगे तो दिक्कत होने लगेगा। GDS वाला एक तरह से नॉन परमानेंट जॉब है, तो कभी आप बच्चे उसमें आते रहते हैं जाते रहते हैं GDS वाले में। ग्रामीण दक्ष सेवा की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर। तो कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है सर, मैं सोच रहा था कि BLIS अगर मैं कर लेता हूँ, उसमें जो एक्सपीरियंस का जो मांग रहा है ना, उसमें मैं अरे अटक रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी क्योंकि हर जगह नहीं experience मांगता है भाई, कर लीजिए BLIS ही कर लीजिए ना। सर, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? एक्सपीरियंस के लिए तो मुझे काम करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस मैं दूंगा, डेली बैठ देगा आपको साइन करके। ठीक है, आप करके आइए जाइए। तो सर मैं नो डाउटली मैं इसके बाद मेरा 2026 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, और उसके बाद मैं IGNOU में ही BLIS कोर्स में अच्छा, अभी एडमिशन साथ में ले आप लूंगा। ग्रेजुएशन भी कर रहे हो? हाँ सर, साथ में आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो? ग्रेजुएशन सर मेरा 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं BLIS में एडमिशन लूंगा। पहले भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कभी? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट ग्रेजुएशन है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट ग्रेजुएशन। हाँ। ठीक है, और कितना ग्रेजुएशन करना है आपको? नहीं सर, ग्रेजुएशन करना नहीं है, लेकिन सर वो रेगुलर हो जा रहा है तो मेरा ठीक डाउट हो रहा है है, कि ठीक है सोहम, ठीक है, आप कर लीजिए, 2026 में कर लीजिए, फिर उसके बाद BLIS कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर एक्सपीरियंस आपसे मिल जाएगा। हाँ हाँ मिल जाएगा, आप ग्रेजुएशन करके BLIS करके आइए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी के लोग देख के सोच के देखिए, आप मेरे कुर्सी पे जिस दिन बैठेंगे ना आपको समझ में आने लगेगा कि जो है कि कैसे कांटा लेके आदमी सर पे बैठता है। जी जी तरुणा बताइए। यस सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर अभी हम PG लास्ट ईयर में हैं, तो हमको अभी B.Ed में एडमिशन लेना है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा। किस चीज़ का? B.Ed में पेपर 1 पेपर 2। कौन से B.Ed में पेपर 1 और पेपर 2? सर पेपर लेना पड़ता है ना B.Ed में कॉम्बिनेशन। तो आपको B.Ed में एडमिशन हो गया है? नहीं सर, अभी जब हो एंट्रेंस जाएगा तो दिए बात हैं। करेंगे, जब एंट्रेंस हो जाएगा, जब हो जाएगा एडमिशन तो बात करेंगे। जब हो जाएगा एडमिशन तब बात करेंगे। ठीक है, ठीक है तरुणा, पहले आप एडमिशन ले लीजिए, फिर आइएगा सेशन में, हम लोग बात कर लेंगे उस पर। ठीक है, ओके सर। थोड़ा लास्ट डाउट है, बहुत मिनी डाउट है सर। जी सर जी। जो हिस्ट्री है सर, और जो PG आपने बोला सर, मैं अगर करूँ तो IGNOU से, तो हिस्ट्री सर मैंने 2 ही साल पढ़ा हुआ है सर UG में सर। कोई दिक्कत नहीं MIH होगा उससे। तो मैं सर PG कर सकता हूँ सर? और यस यस। इनसे सर कोई नहीं फर्क पड़ता है सर कि आपने MIH पढ़ा या AIH बाद में पढ़ा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी NUP के थ्रू AIH MIH अलग अलग पढ़ा, तो ये काउंट ही तो हिस्ट्री में होता है ना सर? यस, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और IGNOU से MA हिस्ट्री करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन क्राइटेरिया होना चाहिए। यस सर, ग्रेजुएशन है। हाँ जी, अनुभव बंकर क्विक। सर थोड़ा सा टाइम और लेना जी चाहूंगा जी सर। बताइए बताइए। सर मैं एक वो KVS का इस साल का जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है, एक पॉइंट जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बताइए शेयर कर बताइए सकता हूँ सर बताइए बताइए, बोलिए आपके बोलिए साथ? बोलिए। हाँ वो स्क्रीनशॉट है सर, तो आपको मैं देखना होगा, वो कैसे शेयर करूँगा? इंस्टाग्राम पे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं अभी 1 सेकंड में भेज देता हूँ। भेजिए।
खतरनाक लोग हो आप लोग यार, ये फर्जी वाला इतना इसे सब करके आते हैं भाई। कर दिया है सर। जी, वहाँ आपका नाम अखिल है, यहाँ नाम अनुभव है, ये क्या गंगाधर शक्तिमान क्या चल रहा है आपका? अनुभवी है सर नाम। अच्छा, नाम अनुभवी है और यहाँ लिखा हुआ अनुभव और यहाँ लिखा हुआ अखिल है। कहाँ कहाँ वो जीवन तो में? सर इंस्टा, ये बताइए, वो तो आधार सर कार्ड में तो वो दो नाम से नहीं बनवा रखा है, दो डिग्री तो नहीं ले रहे हो कहीं अलग अलग नाम से? नहीं, वो तो सिर्फ इंस्टाग्राम में रहता नहीं, वो तो इसलिए मैं अखिल नाम कर ऑफिशियल दिया। कोई आईडी बना, हाँ ऐसी कोई भी नाम डाल दिया। हाँ बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है, इसे बताइए। सर स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे कि और करके नीचे जो एलिजिबिलिटी है 4 पॉइंट्स दिए, और में सबसे नीचे लिखा है कि वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ 55% करके लिखा है। अब ये सर एलिजिबिलिटी दी है टीजीटी के लिए, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए, लैंग्वेज के लिए। सर अब आप ही बताइए सर, इसमें और में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को अलाउ किया है, तो इसका मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट में है जिसका सब्जेक्ट लैंग्वेज वाला, तो वो भी दे सकता है, ग्रेजुएशन में ना हो। और बाकी इसके सर नीचे देखिए, नोट में क्लियरली लिखा है कि 3 साल के लिए पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 2 ही साल पढ़ेगा बच्चा। तो अरे तो वो ये लिखा है कि अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है तो उसी सब्जेक्ट में, वो इसलिए लिखा है। अच्छा, वो और में, अच्छा ठीक है, वैसे मैं देख ले रहा हूँ डिटेल में आप क्या कहना चाह रहे हो। बाकी सर नीचे नोट करके लिखा है, एक बार उनको भी पढ़ना आप नीचे। हाँ ठीक है, तो वहाँ तो लिखा तो हुआ है कि हिंदी 3 साल आपको पढ़ा होना चाहिए सभी सेमेस्टर या ईयर में। हाँ 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। हाँ फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको क्यों वहां पे मेंशन किया है? तो मान लो ग्रेजुएशन में तुम्हारा 50% मार्क्स ना हो तो? क्या सर? ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ना हो तो? अच्छा, तो इसलिए वहां पे अलग से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर दिया। बहुत सारे बच्चों का परसेंटेज नहीं रहता तो अपना अलाउ कर देता है। अच्छा, और एक चीज़ और है, ये जो एनवीएस का क्राइटेरिया है इसको ईएमआरएस वाले से प्लीज़ मत कंपेयर करिए, बात समझिए इस चीज़ को। ये केवीएस का, मैं वैसे मुझे पूरा जो बात आप पूछ रहे हो सकता है कि मैं पूर्ण रूप से सही ना कर रहा हूँ, हो सकता है जो मैं बात मैंने बताई उसका मैं गलत हूँ वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो ईएमआरएस का क्राइटेरिया है वो केवीएस के क्राइटेरिया से अलग होता है भाई, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, कई बार मैं कह चुका हूँ। आप ईएमआरएस वाले क्राइटेरिया में इसमें मत थोपिए। सर बेसिकली मैंने इसलिए भेजा आपको कि ईएमआरएस में इसी पॉइंट को ना थोड़ा इलोबरेट करके लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए 55% के साथ, लेकिन प्रोवाइडेड दैट दे कैंडिडेट्स मस्ट बी स्टडीड एंड ग्रेजुएट, ऐसा इलेबोरेट करके पूरा लिखा हुआ है। लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट with a minimum 55% marks or equivalent grade provided that the candidate had studied the subject mentioned in the note below at the graduation level। हाँ ठीक है, ये सर ईएमआरएस का। हाँ and 3 years integrated B.Ed M.Ed from NCTE recognized institution with at least 50% marks। हाँ ये सर आपने ईएमआरएस का पढ़ा है, टीजीटी का। हाँ, तो इसमें कहाँ लिखा है कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे? साथ में क्या लिखा है? मेंशन्ड इन द नोट बिलो। सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि केवीएस में वहां पे इसको आधा अधूरा लिखा हुआ है, तो वहां और जहां पे केवीएस में कौन सी वैकेंसी आई हुई है, क्यों माथा मार रहे हो उस पर? जब आएगा उस पर तो हम लोग बैठे हैं, उसको उसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल सर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि वहां पर जो पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं ना वो मतलब गलत तरीके से वहां पे एक्सप्लेन करा नहीं जा रहा है। तो हाँ, मैं तो आपको बोला ही कि अगली बार जब वोट दीजिएगा तो ठीक से देखिएगा सरकार को वोट देते समय। मैं तो कह ही रहा हूँ कि उसको और स्पष्ट लिख सकते हैं वो लोग। हाँ, और सर जैसे ईएमआरएस का अभी आपने पढ़ा है सर, उसमें भी आप सर मुझे थोड़ा ये क्लियर करें कि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लिख दिया उन्होंने, लेकिन जब बच्चा
ग्रेजुएशन से ही अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा है, वहां पे लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, लेकिन उस बच्चे ने ग्रेजुएशन में भी उस सब्जेक्ट्स को जो नीचे एलिजिबिलिटी दी है उस हिसाब से पढ़ा हो ग्रेजुएशन में भी। तो जब ग्रेजुएशन में ही बच्चा एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लेगा तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का तो सेंस ही नहीं बनता। पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट में क्यों मांगा? वो हाँ, तो जब किस सेंस नहीं बनता है, ये बात बिल्कुल सही, सेंस नहीं बनता है, ठीक है। हाँ सर। तो उसमें से आप जबरदस्ती सेंस मत निकालिए प्लीज। सर वही मेरा इश्यू था कि हम इसी से तो परेशान हो रहे हैं, एक एक पॉइंट से परेशान कर रहा है हमें। तुम क्यों सेंस निकाल रहे हो उस बात से? ठीक है, मैंने बताया ना क्यों लिखा हुआ है पीजी वाला बात। टीजीटी में ग्रेजुएशन वाली बात ही आपकी काउंट होती है। हाँ, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट को कोई वही सवाल ही नहीं उठता, वो तो किसी में भी किया हो, वो तो अपनी एलिजिबिलिटी वहीं कंप्लीट कर दिया ग्रेजुएशन में। और साथ में बीएड एमएड वाली बात कॉम्बिनेशन भी लिखा, उसमें देखो एंड भी लिखा हुआ है। हाँ लिखा है बिल्कुल। तो वो एंड वाला बात मतलब होता है और नहीं है, एंड है। तो ऐसे लोग जो बीएड एमएड किए हों एनसीईआरटी आरआई वगैरह से, अच्छा, तो ऐसे भी आपका सेट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आपका बीएड एमएड कंबाइंड तो है नहीं। तो वो कंबाइंड वालों के लिए लिखा है। हाँ, फिलहाल आप यही मान के इसको इग्नोर करिए। अच्छा ठीक है, बस आप उसको इग्नोर कर लीजिए भाई, जाने दीजिए उन्होंने क्यों लिखा है। ठीक है सर, ये दिक्कतें आ रही हैं सर नोटिस से। नहीं यार, ये दिक्कतें आपकी नहीं है, आप जबरदस्ती की दिक्कत लेके बैठे हुए हो सर, क्योंकि हर साल आप देखना कि जो पुराने नोटिफिकेशन है ना, आप ईएमआर एनबीएस से देख लेना, अब जो नया आया है उसमें एलिब्रेट करके लिख दिया है, चीजों को अच्छे से लिख दिया है, लेकिन पुराने में नहीं लिखा। तो अब वहां पे उन बच्चों के साथ जो मतलब जो समझ नहीं आया, उनको आधी अधूरी बात लिखी गई थी, उससे वो जो इनएलिजिबल हो गए बच्चे कई, तो हाँ पेपर नहीं दे पाए। तो ऐसी आज वही प्रॉब्लम आ रही है सर। देखो अनुभव, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, अनुभवी नाम है ना आपका? हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ देखो अनुभवी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, ठीक है, मेरे मुस्कुराने में मत जाइए। लेकिन पता है, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे देश में चीज़ें ऐसी ही चलने वाली हैं एज ऑफ नाउ। क्योंकि मैंने बोला अगर आपको ये सब चीज़ें सुधारनी है तो जाके वोट देते समय ध्यान रखिए। बच्चों को ये सब क्यों किया जाता है कि अपनी जवानी केवल इसी चीज़ों में खटाएं कि एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, कल को इसी में लगा सही कर देंगे, वो कल को सही कर देंगे अगले साल उसको। हाँ, ताकि वो इसी सब चीज़ों में फंसा रहे। ठीक है, जैसे कि अब तक पोस्ट ग्रेजुएट वाले एलिजिबल थे, इस साल से नया रिक्रूटमेंट रूल डाल के कह दिया कि अरे ये तो ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। अबे तो ये उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले बताए होते। बात तो ये है। यही तो हो रहा है। तो अब नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर बैठ के ना गवर्नमेंट का बैशिंग करने नहीं बैठा हूँ, वाकई में बात है ये। इसीलिए मैं इस तरह के प्रश्नों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो प्रश्न जाके सरकार के ऊपर रुक जाएगी। और जैसे ही मैं सरकार में किसी का नाम लूंगा तुरंत मुझे तुम टैग कर दोगे कि ये कांग्रेसी है, कि ये बीजेपी वाला है, कि आम आदमी पार्टी वाला है, क्योंकि सबकी समझ उतनी विकसित नहीं है। जी सर। ठीक है, बात ही ये। तो ये जो आप कह रहे हो, ये तो गवर्नमेंट ने सब कर ही रखा है कि बच्चा उसी में उलझा रहा है। अब तो देखोगे एक नए तरह का आतंकवाद शुरू हो गया है। यूपी में टेट का फॉर्म निकला है, 3500 रुपए का फीस है, कोई विरोध ही नहीं हो रहा है। 3500 रुपए का फॉर्म है, आप सोच के देखिए। 2500 रुपए का EMRS का फॉर्म है। एक बच्चा अगर एक महीने में 2-3 फॉर्म फिल कर दे तो जो 10,000 रुपये का ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। और इतना उसके पास पैसा रहता तो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहा होता? ठीक है, बात मतलब अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा है गवर्नमेंट से। तो अब हम यहाँ गवर्नमेंट के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप समझते हो 3500 रुपये फीस है, 2500 रुपये फीस है, और मामूली से एक एग्जाम कराने के लिए। अरे डेली बैट जैसे ऑर्गेनाइजेशन को देते 500 रुपये में पूरे इंडिया में पेपर करा देंगे, एक सिंगल हैंडेडली पेपर कराना हो पूरी ईमानदारी से। यस सर आई एग्री सर। यूपी में सर इन चीजों के लिए धरना नहीं होगा 3500। ठीक है, तुम समझते हो 3500 रुपये मैटर करता है भाई। और 3500 रुपये में क्या डिसाइड हो रहा है कि तुम टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं? टेट का पेपर होगा 3500 में, और सर सुपर टेट का भी नहीं, सिर्फ टेट का बताइए। सिर्फ टेट का कि एलिजिबल है कि नहीं मास्टर बनने के लिए, उसका कोई तुक है? ये सर। और एक बात बताइए, आप 3500 में करा रहे हैं, वही एग्जाम सीटेट वाले 1000 रुपये में कैसे करा ले रहे हैं? यस सर। मेरा तो सरकार से ये भी क्वेश्चन है कि अरे तुम कह रहे हो वही एग्जाम स्टेट टेट का 3500 रुपये में, टेट का 1000 रुपये में, ये कौन सा तर्क हुआ? वही पेपर DSSB वाले 100 रुपये में करा ले रहे हैं, ये हमारे को 2500 रुपये चाहिए।
तो क्या बहुत सेंसलेस चल रही व्यवस्थाएं सारी। हाँ, तो मैंने इसीलिए बोला कि मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उस नीज में नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में बच्चे होते हैं, मैं देखो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं लिटरली पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, ये चीज़ यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। जो ग्रेजुएशन में नॉर्मल बच्चे आते हैं, लिटरली उनका कॉमन सेंस बहुत लैक करता है, उनको कुछ नहीं पता है कंट्री में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं पढ़ाता हूँ रोज़, मुझे आइडिया है, और उनसे कुछ भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल या ह्यूमरस कुछ बात करता हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। उन्होंने इग्नोरेंट रहने का ठेका ले लिया है। तो जब तुम इग्नोरेंट रहने का ठेका ले लोगे तो तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन होगा। नहीं सर, मैं तो पिछले कई महीनों से तीनों के नोटिस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं, सब कुछ समझ और आया हाँ, है। ये रिक्रूटमेंट का ये सब आने से पहले रिक्रूटमेंट रूल आता है, आपको ये भी बता दें, रिक्रूटमेंट रूल का नोटिस अलग से आता है। तो मेरे पास रिक्रूटमेंट रूल भी पड़े हुए हैं, तो मैं बहुत डिटेल में भी आपको दिखा सकता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है। केवीएस और एनवीएस का एक ही डेट को आया था इस साल, एक ही 20 डेट मार्च को आया था, हुआ यस 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 यस, एक ही डेट को आया था। वो रिक्रूटमेंट रूल्स भी मेरे पास पड़े हुए, मेरे लैपटॉप पर सीधा सामने है, लेकिन हाँ। उसमें घुस के क्या करोगे, उससे निकलेगा कुछ नहीं। बात बस इतनी हाँ है। सर, वहाँ उनमें बहुत वो बहुत उसमें आ रही है सर कंफ्यूजन वहाँ पे। ठीक है, और कई ये चीजें ऐसी हैं, कई पॉइंट्स ऐसे हैं, और कुछ पॉइंट्स को कहीं यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं क्लियर किया है, ये भी सच बात है। नहीं, वो क्यों क्लियर करेंगे भाई, उससे अरे यार उससे उनकी दुकान चलाने में दिक्कत होगा, क्यों क्लियर करेंगे? वो उसको आगे बढ़ जाते हैं skip आपको करके। पता है, आपको सुन के अभी मतलब आपको आश्चर्य होगा कि बच्चों का सौदा इतने सस्ते में किया जाता है। बहुत बड़े बड़े नामी प्लेटफॉर्म जहाँ बच्चे रेगुलर जाके ये फ्री चल रहा है वो फ्री चल रहा है लाइव में, उन टीचर्स को मैं कई बार व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। उनको घंटा नहीं फर्क पड़ता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा। वो क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को यही बोलते हैं कि एलिजिबल हो पेपर दे लो। पता है क्यों? क्योंकि तुम पेपर दे के आओगे तो 99% प्रोबेबिलिटी तो एक बार सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सर। और मैं बोल दूंगा तुम एलिजिबल हो तो तुम मेरा बैच ले लोगे। राइट सर। ठीक है, तो सिर्फ मेरे यस बोल देने से मेरा 7,000 का बिजनेस हो जाएगा, 10,000 का बिजनेस हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, और मेरे पास जो स्टूडेंट आता है, मेरा तो बहुत सारा ओपन मीट होता है, मैं वहीं उसको 4 बात सुना के भगा रहा होता हूँ। सर आप नोटिस को अच्छे डिटेल में समझाते हैं, बाकियों से सबसे अच्छा यूट्यूब पे, मैंने इसलिए आपको तो सबसे अच्छा है, इसीलिए सबसे कम सब्सक्राइबर भी हमारे हैं। और बाकी सर आप बिल्कुल सर, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा जितने बड़े बड़े स्टार हैं। बोलते हैं ना, वैसे ये बाकी जो लोग हैं ना, वो व्यूज के लिए हेडलाइन थंबनेल ही ऐसा डालते हैं कि वो वहां पे आ जाए व्यूज, और स्किप कर देते हैं चीजों को वहां पे। ठीक है, नोटिस में स्किप करते हैं। आप जाके देखिएगा, जितने समय से मैं काम कर रहा हूँ उतने समय से वो भी काम कर रहे हैं। उनके पास भी फैकल्टी टीम है, मेरे पास भी फैकल्टी टीम है। आप जाके कंपेयर कर लीजिएगा। उनका अगर 2 मिलियन हो रहा होगा तो मेरा भी 100 के भी नहीं होगा। तो यही तो रीजन है ना। यस सर, ये सही कह रहा था। जैसे कि कहा जाता है कि अगर पढ़ा लिखा इंसान चुनाव में खड़ा हो तो उसको वोट ही नहीं मिलेगा, वो जीतेगा। ठीक है, तो ऐसे बात ये है। जो और राइट डिसीजन दिखाते हैं। और सर एक मैम की 200 रुपए फीस है केवल फोन कॉल पे एडवाइस लेने की, और वहां भी आपको कुछ नहीं बताएंगे। और वो सही जानकारी नहीं देती। मैंने क्रॉस वेरीफाई की जानकारी, वो गलत बता देती बच्चे को। एक मतलब कहाँ से क्या सोच ले बच्चा कल। तो वही चीज़ है ना, वही चीज़ है। देखिए, अगर आपको पता है, और आप पता है कि कोई बच्चा यहाँ करियर काउंसलिंग पर आता है डेली बाइट्स पर, तो उसको यहाँ तक बताया जाता है कि डेली बाइट्स का ओपन मीट होता है, आप वहाँ भी जाके बात कर सकते हो, जब तक आपको स्वयं ऐसा ना कि हमको व्यक्तिगत रूप से ही बात करना है। ठीक है, तो उसको देखिए, इन सब चीज़ों को पीछे का एक कुछ सेंस है। और आपको पता है ऐसा नहीं है, डेली बाइट्स के ऑफिस में आ जाइएगा, हो सकता है मेरा ऑफिस उनसे बड़ा, उनसे ज़्यादा ग्रैंड हो। ठीक है, हो सकता है मेरे पास सेटअप सारा वो भी लगा हो, बस मैं वो काम नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे मॉरल एथिक्स पर बहुत ज़्यादा सेट नहीं बैठता है कि मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि अच्छा पेपर 1 का एक सब्जेक्ट उठा के फ्री में तैयारी करा दो, बाद में कहो अच्छा ये वाले के लिए मौके ले लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा। मेरा भाई बहुत सीधा सीधा हेडिंग लिखा रहता है। प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल है तो हेडिंग पे लिखा रहेगा, ये प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल है, ये बैच 1 है, ये बैच 2 है, ये बैच 3 है। उसका नाम भी हम लोग वैसे ही रखते हैं क्योंकि अब ये चॉइस है, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आता, टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, पीपल डोंट वांट। ठीक है, तो सर रियलिटी, सॉरी सर टू सर, मैं अभी तो ये परेशान हुआ हूँ कि सर कि अब मुझे रियलाइज है कि अब मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बना, ये सर गवर्नमेंट हमको ये बेवकूफ़ बना रही है कि एडमिशन के लिए मैं यही डिग्री करता रहा हूँ कि पीजी करूँ, ये करूँ, 20 से 25 तक यही डिग्री यहाँ करते रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि अच्छा एक गाड़ी ले रखा है तो 4 ले लें। मेरे को है कि यार मैं 1 से 2 गाड़ी भी कर दूंगा तो मेरे को कोई बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो ठीक है यार, अब वो तो एंडलेस है फिर दुनिया उस तरह से। तो मैं बैठ के ना थोड़ा
मुद्दे पर बात करके बिल्कुल थोड़ा सर। मोरालिटी के हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है। मेरा मिनिमम कोई बेसिक नहीं है सर रिक्वायरमेंट ऐसा होता है पूरे तो बात खत्म पूरे होता है, यूट्यूब के साथ। ठीक। मेरा मिनिमम, हाँ, तो इसीलिए तो कोई किसी की इतनी खराब हालत भी नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। हाँ ये भी सर। आप जाके चेक हाँ करिए, ये तो ठीक है, किसी की इतनी अब खराब हालत भी यूट्यूब नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातें हैं, तो क्योंकि जो ऑडियंस है ना उसका सेंस इतना नहीं है, उसको तो अभी 2 मिनट डांट दीजिए तो उसका मुंह खुल जाता है हाँ कि बिल्कुल हमको कैसे कह दिया इन्होंने, सर, जानती नहीं, ठीक है। उनको आप बस एक बार मालूम ही कह नहीं दीजिए है। तो उनका वो हो जाएगा। अब देखिए, मैंने बोला ना कि ये तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो सीट्स आ रहा है, कोई नो बडी इज आस्किंग गवर्नमेंट कि आप ये, मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि अब सोचो एक चीज़ और बताओ, इसी EMRS में कोई बच्चा हॉस्टल वार्डन में भी एलिजिबल होगा और कोई KVS में हाँ भी, सर कोई TGT में भी एलिजिबल होगा बिल्कुल और सर। कोई जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में भी एलिजिबल होगा, क्योंकि जो बच्चा हॉस्टल वार्डन में एलिजिबल है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में भी एलिजिबल है, क्योंकि तो 12th पास है तभी तो ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस महीने फॉर्म फिल करना होगा तो 7500 का मैं फॉर्म फिल करूंगा, हम्म, और एग्ज़ाम भी ईमानदारी से होगा, रिजल्ट भी टाइम से आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं सर। तो मैं 7500 रुपये दूंगा ये जानने के लिए कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि पेपर कराने में इतना खर्चा आएगा। अगर मुझे कराना रहे तो मुझे लगता है मैं एक व्यक्ति से 500 रुपये लेके पूरा ईमानदारी से पेपर करवा दूंगा, बिल्कुल सर। ठीक है। क्वेश्चन भी मैं ऐसा सेट कर दूंगा किसी और किताब से रिपीटेड नहीं मिलेगा, ठीक है। बात इतनी है, वो तो बस ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट करना चाह रही है कि नहीं करना चाह रही है। चुनाव होता है, हर पोलिंग बूथ पर वोट करने का व्यवस्था हो जाता है, 200 मीटर के रेडियस में आपका पोलिंग बूथ बन जाता है, लेकिन एग्जाम सेंटर नहीं बन पाता है, ठीक है। बच्चा एग्जाम सेंटर पे जाके धूप में पानी में परेशान है, सब भटक रहे हैं एकदम जो है, ठीक है। तो उन सब की हालत ख़राब चली। अभी यूपी में जैसे कुछ दिन पहले जो है पैट का पेपर हुआ, तो मैं कलेक्ट्रेट में गया हुआ था किसी काम से, किसी अधिकारी से कुछ मिलना काम वाम था। तो मैं बाहर आया, हम देखे इतना भीड़ उड़ क्यों लगा हुआ है, हम देख रहे हैं मेरे गाड़ी वाड़ी पे सब टेक लेके पूरा खड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं। मुझे देख के इतना बुरा लग रहा था क्योंकि मैं हॉर्न दे रहा हूँ, हट भी नहीं रहे हैं। तो मैं सोच रहा था ये सब क्यों हटेंगे, इतना जीवन में थक गए हैं कि कोई गाड़ी पीछे से हॉर्न भी दे रही है तो जीवन और मौत का फर्क नहीं पड़ रहा, इतना थके हुए हैं मानसिक रूप से। क्यों? क्योंकि यूपी में पेट का पेपर दोगे तो उनको ये पता चलेगा हाँ आप सरकारी फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है, उससे बस ये पता चलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं यार, परेशान हो रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 4 बार कह सकते हैं, लेकिन बच्चे भी ये बातें जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। अनुभव ये भी आप ध्यान रखिएगा, बच्चे को भी जानते हो क्या है, इस भीड़ में किसी तरह बस मेरा एक बार सरकारी में हो जाए, बाकी के लोगों को चाहे कुचल के मरना पड़ जाए। पॉइंट बस यही है, हर बच्चा बस इसी इंटरेस्ट में लगा हुआ है, इसीलिए कभी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा उसका। उसको दूसरे के प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। जब रेलवे का पेपर लीक होता है तो केवल रेलवे वाले बच्चा प्रदर्शन करते हैं और बाकी के बोल रहे होंगे पढ़ाई नहीं करते हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं। जब टीचिंग जॉब का में लीक होगा, ये सब पढ़ाई नहीं करते, खाली जाके मास्टर बन जाते हैं। फिर कल को स्टेट PCS में लीक होगा, वो प्रदर्शन करेगा। तो ये जब एक दूसरे का के प्रॉब्लम से मतलब नहीं है तो आपको तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। बात इतनी सी है, हर दूसरे एग्जाम में यही लगा हुआ है। अभी SSC में इतना प्रदर्शन हो रहा था तो क्या हुआ, ठीक है। तो जब टीचर की गर्दन में बात आ जाती है, टीचर सोचता है भैया अपनी दुकान संभालो। हाँ सर, अब तो वो कर ही नहीं सकते, अब तो उनकी बात, उनके उस पे बात आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ नोटिस मिल गया उनको। हाँ, तो डिपेंड, हाँ, क्योंकि जानते हो गवर्नमेंट बच्चे को 2 मिनट में कन्विंस कर देगी। जैसे ही टीचर आपके पक्ष में बोलेगा तुरंत सरकार कह देगी ये सब कोचिंग माफिया हैं, और बच्चा भी मान लेता है हाँ कोचिंग माफिया है, हमसे 5,000 रुपये फीस लिए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम तो यहाँ शुरू होती है। बच्चे, आप देखिए कितना इजी है ऑडियंस को कन्विंस करना, क्योंकि वो बच्चा तुरंत मान लेगा। जैसे ही आपके पक्ष में कोई टीचर खड़ा होगा कह देंगे कोचिंग माफिया है, और पता है बाकी के बच्चे कहने लगेंगे हाँ ये तो कोचिंग माफिया है, 4 व्हीलर रखा है, ये रखा है, अभी चोरी करके तो ला नहीं रहा है, BMW रखा हो चाहे जो भी रखा हो, कमा के ही लाया है, ठीक है। चाहे जैसे भी कमा रहा हो भाई, उसकी उतनी पॉपुलैरिटी है, उतना कमा सकता है कि BMW ऑडी ले सकता है। तो बच्चे खुद ही कहेंगे हाँ कोचिंग माफिया है। कुछ दिन पहले बिहार में BPSC अगर पेपर लीक हुआ था, वही खान सर वगैरह भी कुछ इन्वॉल्व थे प्रदर्शन में, उन्हीं को कहने लगे कोचिंग माफिया है, एंड बाकी के लोग कन्विंस हो गए हाँ कोचिंग माफिया है ये सब। अगर तुम्हारा नेता तुम्हारे टीचर को कोचिंग माफिया कह रहा है तो अपने नेता से पूछो ना कि वो क्यों, तुमने स्कूल में नहीं पढ़ाया, तुमने कॉलेज में नहीं पढ़ाया, तो हम मजबूरी में उनके पास जाके पढ़ रहे हैं। तुम्हारा नेता उनको कोचिंग माफिया कह रहा है, ठीक है। तो बात ये है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है टीचर के अलावा कौन। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको पहले प्रश्न पर भी बोला, जो समस्याएं आप लेके आए हैं इसके लिए सरकार के पास जाइए, हमारे पास मत आइए। मैं आपका दुख समझ रहा हूँ,
अब सर मैं जैसे आरटीआई लगाऊं तो आरटीआई लगाने में भी ये है कि मैंने उसकी गाइडलाइंस पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड में है, जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो वही फॉलो, कागजों में हाँ है, हाँ, वहाँ भी घोल मुल वही जमा देंगे, था। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब ये अब वो नहीं है ना, मैंने देख लिया आपके किसी डॉक्यूमेंट में आपकी वेबसाइट पे कहीं पे भी वो किसी उसमें रिकॉर्ड में नहीं है, नोटिस में नहीं है, नोटिफिकेशन में। अब मेरा क्वेश्चन है सर, वो उसका ठीक मुझे नहीं है, लगता जवाब आप मिलेगा। जो केवीएस का एडवर्टाइजमेंट आपने मुझे भेजा है ना, वो एरिया आप सर्कल करके मेरे को भेज दीजिएगा, हाँ सर। जो आपका प्रश्न है, ठीक है। और कल जब सेशन होगा, ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, ठीक है। ठीक ठीक सर। ठीक है, क्योंकि ये नोटिसेज जहाँ छपते हैं, जो लोग लिखते हैं, उनसे भी हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं कंफर्म कर सर दूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं ना रिक्रूटमेंट टूल्स के, वो ना सर बहुत लापरवाही और से भरे हुए हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं लिखे हैं क्लियरली, और जिनकी वजह से बहुत सारे हजारों बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। नहीं, हजारों बच्चे इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं, और लापरवाही से नहीं लिखा हुआ है। बस ये है कि एडुकेशन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नहीं है, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ नहीं चलता है, इसीलिए दिक्कत होती है इंडिया में। बस इतनी सी हाँ बात है। सर। ठीक है, ऐसा अब नहीं है। जैसे हाँ, मेरा जैसे वही था ना सर कि मैंने बताया था सर आपको कि कोई इसका भी तो सर आप बताइए ना, कि जैसे ग्रेजुएशन में मैंने नहीं पढ़ा है एक सेकंड सब्जेक्ट, तो नहीं वो पढ़ रहा कहाँ है तो तक नॉट सही है एलिजिबल है, दैट्स लेकिन ऑल। लेकिन बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे को क्या अलाउ नहीं करना लॉजिकल है, सही है? और अच्छा सर, नोटिस में लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी अलाउ है, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको। अच्छा अनुभव, एक बात वैसा बताओ उसमें मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, सिंपल सा मेरे को बात बताओ। ये जो आपका तर्क है ना, ये अज्ञानता से पूरा भरा हुआ है। आप मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई आदमी बीटेक करता है, तो हाँ सर। बीटेक एक बहुत हाई डिग्री है, उसको इजीली जॉब बीटेक से मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। बीटेक के बाद एमटेक कर लिया, हाँ तो जब पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकलती है, तो क्यों बोला होता है कि बीएड कर रखा हो आपने? एक बीटेक वाला बच्चा किस सेंस से जाके बीएड करेगा? राइट सर, राइट सर। हाँ वो तो है सर। वो तो है ना, तो फिर जाओ सरकार का जो है कुर्ता खींचो, हमारा नहीं। ठीक है, पहले तो इन्हीं प्रश्नों का आप उत्तर सुलझा लीजिए। और तो और, अगर एक नॉर्मल बीटेक वाला बच्चा होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया में, इस सब जगह पर बीएड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जब तुम बीटेक वाले को बीएड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं कर रहे हो, तो कैसे कह रहे हो कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक और एमटेक किया हो तो बीएड करके आए तो पीजीटी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? तो सरकार खुद ही कह रही है कि आप 3-5 करके आए हैं। ठीक है, तो दैट विल बी ऑल अनुभव। ठीक है, मेरा इस पर जितना कॉमेंट करना था मैं कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, अब्दुल माजिद, लास्ट क्वेरी देन आई हैव अ सेशन। यस अब्दुल। थैंक यू सर। थैंक यू अनुभवी। हाँ, और थोड़ा सा अनुभवी बनिए अनुभवी, ठीक है। हाँ जी, अब्दुल माजिद, क्विक। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपका नाम यही सर है? मैं जी नहीं। आपका नाम क्या है? जीनत। जीनत। तो जीनत अपने नाम से ज्वाइन कर ली होती। चलिए खैर, आगे बताइए। हाँ तो ये मेरे पापा का मोबाइल है। ठीक है, हाँ। तो सर मैंने यूजी किया है सर, मतलब बीए में मेरा 3 सब्जेक्ट था, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो मैंने फाइनल ईयर में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लिया था। हेलो, अरे बोलो भाई, आगे बोलते रहिए। तो वही सर, मतलब मुझे बीएड करना है, तो कर तो लीजिए। मतलब इस सर मेरा इस बार नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं पीजी मतलब इकोनॉमिक्स से करना चाहती हूँ। तो सर वो मतलब जो कॉम्बिनेशन की बात वो मुझे समझ में नहीं आ रही, मतलब कैसे। तो उसके लिए क्या करिए ना, कल जो डेली बाइट्स का एक सेशन का पूरा यूट्यूब पर रिकॉर्डेड अपलोड होगा 2 घंटे का, उसको जाके देखिए, और आज वाला भी पूरा 2 घंटे का देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलिए खैर, ठीक है। दैट सर ये मतलब जी बताइए। यस ज़ीनत जी, ज़ीनत बताइए। तो मेरा जो यूजी में मतलब जो तीनों सब्जेक्ट था, मतलब सर वो सही है ना, मतलब वो कॉम्बिनेशन वीडियो सर। देख लिया जो मैंने आपको बोला है अभी? क्या सर?
वो वीडियो देख लिया जो मैंने आपको बोला है अभी? नहीं आप देखेंगे। जब देख के आइएगा तब बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। तो मतलब सर मैं बीएड का फॉर्म मतलब अप्लाई कर सकती हूँ? अब तो इस साल देखना पड़ेगा, ठीक है? बीएड कहाँ से अप्लाई कर रही है मैटर करता है, ठीक है? सर मुझे वही डीयू से या बीएचयू से करना है। तो कर लीजिए, करना है तो। तो सर इस साल कहाँ हो पाएगा? मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन इसी साल तो कंप्लीट हुआ है। अगले साल कर लीजिए, जब मन करे तब कर लीजिए, और क्या। सर मैं मतलब पीजी सर। कर लीजिए, जब मन करे तब कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी, अब है। सर पहले मैं सर थैंक यू सो मच सर, आप पता नहीं कैसे हम लोग को झेलते हैं सर, इतने सर डाउट मेरा खुद कर रखा है जी सर। जैसे कि अनुभव से मैं थोड़ा खुद में परेशान हो गया कि डाउट से अनुभव के मैं कंफ्यूज हो गया सारी कि जो पीजी में मतलब पीजी में आप करिए हिस्ट्री से, यूजी में भी वो पढ़ा होना चाहिए, 3 ईयर थोड़ी ना होगा सर, एक सेमेस्टर सिर्फ बस। आपके पास हो। यस सर। तो सर मेरा अब मैं वही सोच रहा वो हूँ कि मैं टीजीटी के लिए पूछ रहा था भाई। यस सर पीजी के लिए, तो मैं हिस्ट्री से पीजी करूँ, ये तो मैं पीछे खिंचता जा रहा हूँ कि अब नहीं सबको कंप्लीट करना है, सबको समझने में लोगों का कॉम्बिनेशन क्या है सर। ये मैं थोड़ा पर्सनल इसमें सर राय देना चाहूँगा कि मैं क्या झमेले पड़ूँ कि आगे पीजी अपना में कोर्स हिस्ट्री फोकस में करूँ। पीजी कर लीजिए आप भाई, कर लीजिए, ठीक है? यस यस ठीक है, चलिए, ठीक थैंक है यू क्लास। सो मच सर। हाँ चलिए, ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो प्रश्न है उसको उसी हिसाब से लिया जाए, लेकिन पता है देखो यार, प्रश्नों को पूछने से पहले भी ये समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रश्न फैल जाने वाले प्रश्न है। फैल जाने का मतलब होता है कि आगे बस फैल गए, सर बीएड करने को सोच रहे हैं तो कर लो ना, हमारे पास क्या आगे परेशान हो रहे हो, ठीक है? तुमको कुछ बीएड में एलिजिबिलिटी में कुछ डाउट हो रहा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तब मेरे पास आइए। डेली बाइट्स की यूट्यूब पर भी तमाम चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं, आप पहले वहाँ जाइए, पूरा डिटेल में देखिए, समझिए, फिर उसके बाद आप पिन पॉइंटेड क्वेरी पूछोगे तो हम लोग ज़्यादा बेहतर सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर कंक्लूजन पर पहुँचेंगे, ठीक है? कि आगे फैल मत जाइए, सर हमको पीजीटी का टीचर बनना है, क्या करें? टाइम पास करो भाई, और क्या करोगे फिर, ठीक है? तो क्योंकि देखिए अदरवाइज आप यूट्यूब पर इस तरह से भटकते रहोगे। थोड़ा सा आप उन चीज़ों को खुद रीड करिए, देखिए, समझिए, और अपना एलिजिबिलिटी चेक करिए, एलिजिबल है कि नहीं है। और यहाँ आके 75 शिकायत मत करिए कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। तुम 75 जगह एलिजिबल भी हो, तो जहाँ एलिजिबल हो वहाँ सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है? अपने टैलेंट पर भी भरोसा रखिए। तो ये चीज़ है। बाकी का जैसा कि आपको पता है, नवरात्रि का 9 डे सेशन है। कल हम जो है केवल और केवल टीचिंग जॉब, प्राइवेट टीचिंग जॉब्स, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, ऑल द बेस्ट।